प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 541, पीछे हटें, अभी आक्रमण करो। बेशक हम शक देश के इतिहास की सबसे शक्तिशाली ताकत हैं और हमने खड्ग मार्ग का निर्माण खुद किया है। हम सैकड़ों साल पहले प्राचीन लोक में प्रवेश कर चुके थे और तब से हमने बाहरी दुनिया के मामलों में कोई दखल नहीं दिया है। आरव कुलकर्णी ने बड़े गर्व से कहा। जैसा कि उम्मीद थी, ये शक देश का ही प्रभाव है। रणवीर रायचंद ने मन ही मन सोचा और तुरंत समझ गया कि वे क्यों आए थे, लेकिन उसने अभी भी अनजान बनने का नाटक किया और पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तुम्हारे रुद्रधाम ने लाखों सैनिकों को शक देश पर दबाव बनाने के लिए तैनात किया है। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से तुम्हें सूचित करने आया हूँ कि अपने सभी रुद्रधाम कर्मियों को वापस बुला लो। आरव कुलकर्णी ने एक आदेशात्मक लहजे में जोर देकर कहा। रणवीर की आंखों में एक सर्द चमक कौंध गई। क्या ये रुद्रधाम के दफ्तर में हो रहा है? उसे धमकी दी जा रही है। तुम्हें शायद विस्तार से जानकारी नहीं है ना? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। आरव कुलकर्णी ने अधीरता से हाथ हिलाया और कहा, मुझे कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अभी सभी सदस्यों को पीछे हटने का आदेश दो। ये शब्द पूरी तरह से अनुचित और अहंकारी थे। क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर शक देश मुझे उकसाता है या पूरी दुनिया में तबाही भी मचाता है तो भी मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? रणवीर ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, तुम रणवीर रायचंद तुरंत पीछे हटने का आदेश दो। आरव कुलकर्णी ने कहा। हर शब्द स्पष्ट और रौबदार था। कितना गुस्सा आता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई रुद्रधाम के क्षेत्र में इतना अहंकार दिखाने की? क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे इतने महान हैं सिर्फ इसलिए कि वे प्राचीन लोक से आए हैं? विक्रम गुस्से में दहाड़ा। प्राचीन लोक से आने वाले वास्तव में असाधारण होते हैं। आरव कुलकर्णी ने गर्व के भाव से कहा। यह बेहद अहंकारी था। विक्रम की निगाहें बर्फीली थीं और वह बोलने ही वाला था कि रणवीर ने उसे एक नज़र से देखा, जिससे उसने तुरंत अपनी जानलेवा मंशा को दबा लिया। चूंकि तुम्हें कारणों की बिल्कुल परवाह नहीं है, तो मैं पीछे हटने का आदेश क्यों नहीं देता? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी पीछे हटने का आदेश देने की हिम्मत है? आरव कुलकर्णी भौचक्का रह गया। मैं खड्गधारा संप्रदाय का यंग मास्टर हूँ, प्राचीन लोक से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लिहाज न करने की? प्राचीन लोक वाले कुछ भी नहीं हैं। जहां तक खड्गधारा संप्रदाय की बात है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ तुम्हारे लिए कोई लिहाज नहीं है, लेकिन हमारे पास आटा जरूर है। मैं बाद में कैंटीन से 2 किलो भिजवा दूंगा। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। कमीने, तुम मौत मांग रहे हो? आरव कुलकर्णी तुरंत गुस्से से भड़क गया। यंग मास्टर, आवेश में न आए। महंत श्वेत भरिकुटी ने तुरंत उसे रोका। वे चिंतित दिख रहे थे, डर था कि कहीं संघर्ष न छिड़ जाए। फिर भी रणवीर की बातें सुनने के बाद वे और एक अन्य बूढ़ा व्यक्ति भी समान रूप से क्रोधित थे। यह आदमी बहुत लापरवाह है, हमारा अपमान करने की हिम्मत कर रहा है। आरव कुलकर्णी का चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर रायचंद, क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने के परिणाम क्या होंगे? महंत मुंडन ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या परिणाम होंगे? रणवीर ने लापरवाही से पूछा। हमारे खड्गधारा संप्रदाय को नाराज करने का मतलब तुम्हारे रुद्रधाम का विनाश हो सकता है। मेरी सलाह है कि तुम इस पर ध्यान से विचार करो, महंत मुंडन ने कहा। रुद्रधाम? रणवीर ने तुरंत उपहास किया। सिर्फ इन कुछ लोगों के साथ मुझे डर है कि उनके पास उस तरह की ताकत नहीं है। हालांकि एक मजबूत बयान जारी रखने के बजाय उसने अचानक पूछा, क्या शक देश ने तुम्हें सूचित किया था?
बेशक, वरना हम प्राचीन लोक में रहते हुए बाहरी दुनिया के मामलों में दखल नहीं देते। तथ्य यह है कि हम तुम्हें खोजने आए हैं, ये दर्शाता है कि तुम्हारे कार्यों ने हमारे खड्गधारा संप्रदाय को क्रोधित कर दिया है। आरव कुलकर्णी ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है। रणवीर ने अचानक सिर हिलाया। उसने तुरंत आदेश दिया, विक्रम, मेरे लिए कालिया का नंबर डायल करो। ठीक है। विक्रम सहमत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी उलझन दिखाई दे रही थी। धाम मालिक, क्या आपको धमकी दी गई है? उफ, ऐसा लगता है कि प्राचीन लोक की ताकतें अभी भी बहुत परेशानी वाली हैं। उसने लाचारी से सोचा, फिर उसने करण का नंबर डायल किया। तुम समझदार हो जो जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये देखकर कि रणवीर ने अंततः अपने अधीनस्थ से कॉल करवाए, आरव कुलकर्णी बहुत संतुष्ट था और उसका गुस्सा आधे से अधिक कम हो गया। ऊपर से सख्त होने का क्या फायदा, अंत में तुम्हें पीछे हटना ही पड़ता है। जब तक तुम चुपचाप अपने आदमियों को वापस बुलाने का आदेश देते हो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। सैनिकों को वापस बुलाना। आरव कुलकर्णी की बातें सुनकर रणवीर अचानक मुस्कुराया। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आरव कुलकर्णी भौचक्का रह गया। तभी कॉल कनेक्ट हो गई। रणवीर ने जोर से चिल्लाया, करण, मेरे आदेश पर ध्यान दो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी रुद्र सेना को शक देश को कुचलने का आदेश दो। जो कोई भी हमें रोकेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जी। फोन के दूसरी ओर करण डेक पर खड़ा था। कॉल सुनने के बाद जोर से जवाब दिया। अगले ही पल आदेश तुरंत सभी को प्रसारित कर दिया गया। अनगिनत लड़ाकू विमान और युद्धपोत पल भर में तट पर पहुंच गए। लाखों सैनिकों ने, जैसे स्वर्गीय योद्धा हों, एक ही झटके में शक देश की भूमि पर कदम रखा। लंबे समय के बाद एक और साम्राज्य रुद्रधाम की व्यापक शक्ति के नीचे कुचल दिया जाएगा। पूरा शक देश एक पल में ढहता हुआ प्रतीत हुआ। गुप्त कमरे के अंदर 100 से अधिक उच्च रैंकिंग अधिकारी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी आखिरकार खबर आ ही गई। चेतावनी, चेतावनी, रुद्र सेना ने 3 घंटे पहले ही कदम बढ़ा दिया है। शक देश को चारों तरफ से घेर लिया है। जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। एक पल में पूरे गुप्त कमरे में अराजकता फैल गई। हमें जो खबर मिली थी वह ये नहीं थी कि खड्गधारा संप्रदाय ने रणवीर को मार डाला और रुद्रधाम को नष्ट कर दिया। इसके बजाय ये रुद्र सेना थी जिसने समय से पहले शक देश पर हमला कर दिया। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित और अविश्वसनीय है। अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। रुद्रधाम ने कदम क्यों उठाया? साथ ही क्या खड्गधारा संप्रदाय वास्तव में रणवीर को खोजने गया था? क्या कोई हमें जवाब बता सकता है? हर कोई घबरा गया। अब इसके बारे में सोचना बंद करो, बस आत्मसमर्पण कर दो। रुद्रधाम का सामना कौन कर सकता है? थिंक टैंक के प्रोफेसर ने तुरंत चिल्लाया। राज्य के उपसेनापति करतार ने तुरंत अपने अधीनस्थों को सूचित किया। आत्मसमर्पण, जितनी जल्दी हो सके आत्मसमर्पण करो। जब 10 देशों का गठबंधन भी रुद्रधाम का सामना नहीं कर सका तो शक देश इसका विरोध कैसे कर सकता था? इसके अलावा रुद्रधाम अब उस समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। आदेश अभी जारी ही हुआ था कि उसके अधीनस्थों से खबर आई। उपसेनापति करतार को रिपोर्ट करते हुए रुद्रधाम ने कहा कि उन्होंने हमें पहले ही एक मौका दिया था। आम लोगों के अलावा जो कोई भी आत्मसमर्पण करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। धड़ाम, ये खबर सुनते ही उपसेनापति करतार तुरंत हिल गया। खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। रुद्रधाम शक देश को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उन्हें रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। प्रोफेसर, जल्दी से खड्गधारा संप्रदाय से संपर्क करें। हाँ, जल्दी से खड्गधारा संप्रदाय से संपर्क करें। केवल वे ही हमें बचा सकते हैं। हर कोई चिंतित था। ये सुनकर प्रोफेसर ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपना ईमेल खोला, तेजी से टाइप करने लगा। आर्यावर्त के पूर्वी देश दिल्ली में रुद्रधाम कार्यालय के अंदर रणवीर द्वारा वह आदेश जारी करने के बाद आरव कुलकर्णी ने हौंफते हुए रणवीर को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। पीछे हटने का आदेश देने के बजाय उसने अपने आदमियों को शक देश पर हमला करने का आदेश दिया। कमीने, तुम मुसीबत को दावत दे रहे हो। ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी चेतावनी है। अपने आदमियों को अभी वापस बुलाओ, वरना मैं तुम्हारे रुद्रधाम को नष्ट कर दूंगा। आरव कुलकर्णी गुस्से से दहाड़ा। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि क्या करना है। मैं शक देश को नष्ट करने जा रहा हूं। रणवीर ने जोर देकर कहा। अगर आज शक देश नष्ट नहीं हुआ तो ये भविष्य में दुनिया में अराजकता लाएगा। इसके अलावा उसने शक देश को एक मौका दिया था। उनका रवैया देखने के लिए बस एक दिन काफी है। अगर उसने चुपचाप आर्यावर्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होता तो ठीक होता, लेकिन इसके बजाय वह अभी भी हार नहीं मान रहा था और उसे डराने के लिए प्राचीन लोक से ताकतें ले आया। वह खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा था। अगर रणवीर प्राचीन लोक से डरता तो उसने राष्ट्र रक्षा दल को नहीं कुचला होता और नवमंडल को नष्ट नहीं किया होता। अध्याय 542,
3 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ या मरो। ये है धाम मालिक का अंदाज। विक्रम ने मन ही मन सोचा। मैंने पहले सोचा था कि शायद धाम मालिक डर गए हैं, लेकिन अब लगता है कि मैं बस ज्यादा ही सोच रहा था। तुम कीड़े, तुम्हारी इतना अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। आरव कुलकर्णी ने दांत भींचे। अगर संप्रदाय प्रमुख की कही बातों को लेकर कुछ चिंताएं न होती तो मैं उसे तुरंत मार डालता। तभी उसके पीछे खड़े महंत श्वेत भरिकुटी को एक संदेश मिला। यंग मास्टर, रुद्रधाम की सेना भारी पड़ रही है, जैसे कोई देवता या राक्षस जमीन को रौंद रहा हो। शक देश द्वारा इकट्ठी की गई सभी सेनाएं उनके सामने टिक ही नहीं पा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा शक देश एक दिन में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये सुनते ही आरव कुलकर्णी अब खुद को रोक नहीं सका। धड़ाम, उसके शरीर से एक जबरदस्त आभा निकली जिसने पूरे रुद्रधाम कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया। इस पल पूरे दिल्ली में अनगिनत लोगों ने एक जबरदस्त जानलेवा मंशा महसूस की। रणवीर रायचंद, मैं यंग मास्टर तुम्हें गंभीरता से बता रहा हूँ, तुरंत पीछे हटो अभी, वरना आज प्राचीन लोक और बाहरी दुनिया के बीच गैर आक्रामकता समझौते के बावजूद मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आरव कुलकर्णी का लहजा ठंडा और सख्त था। इस भारी दबाव के बीच रणवीर बेहद शांत रहा। 3 सेकंड के भीतर यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। चाहे तुम कोई भी हो, तथ्य यह है कि उसने तुम्हें रिसीव किया, ये दर्शाता है कि वह काफी विनम्र था। लेकिन आरव कुलकर्णी और उसके साथी प्राचीन लोक से होने के अपने मूल पर भरोसा करते हुए अहंकारी और दबंग थे, मौत को दावत दे रहे थे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और तुम पलटकर मुझे धमकी दे रहे हो। आरव कुलकर्णी आग बबूला था। उसने तुरंत आसपास की हवा की धाराओं में हेरफेर किया, जो तुरंत एक विशाल हाथ में बदल गईं और रणवीर पर दबाव डालने लगीं। इस बार श्वेत भरिकुटी और मुंडन ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वे सभी रणवीर की मौत चाहते हैं। साधारण शिखर विशेषज्ञ, तुम्हें यहाँ जंगली तरह से काम करने का आत्मविश्वास किसने दिया? रणवीर की निगाह अचानक ठंडी हो गई और एक शक्तिशाली आभा तलवार की ऊर्जा में बदल गई, जो आसमान से नीचे गिरी। धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ एक शक्तिशाली तलवार की आभा ने उस विशाल हाथ को 2 टुकड़ों में काट दिया। धड़ाम, आरव कुलकर्णी तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। तुम्हारे पास भी शिखर साधना है? उसने हैरान लहजे में पूछा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह अविश्वसनीय है। शहर के बाहर का एक युवक वास्तव में अद्वितीय शक्ति रखता है, जो सीधे तौर पर स्वर्ग को चुनौती देने जैसा है। जहां तक मुझे पता है, आर्यावर्त के शिखर पर केवल मुट्ठी भर लोग हैं, और वे सभी वरिष्ठ हस्तियां हैं जिन्होंने कई वर्षों तक साधना की है। तुम इस स्तर तक कैसे पहुंचे? महंत श्वेत भरिकुटी ने आश्चर्य से पूछा। महंत मुंडन भी भयभीत लग रहे थे। उन्होंने सोचा था कि रणवीर के पास केवल शक्ति ब्रह्म स्तर की ताकत है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली निकला, जो अविश्वसनीय था। प्राचीन लोक चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी भी साधना दुनिया के दायरे में है, और साधना दुनिया के बाहर भी ताकतें हैं। क्या इसका मतलब यह है कि तुम शिखर तक पहुंच सकते हो, लेकिन मैं नहीं? रणवीर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ये लोग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वे प्राचीन लोक से आते हैं। उन्हें कम ही पता था कि कुएं के मेढक की तरह उनकी दृष्टि सीमित थी। हाँ, इतना अहंकार मत करो। तुमने खेती के शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल किया होगा, सामान्य साधनों से नहीं। आरव कुलकर्णी ने अनुमान लगाया। क्या बेवकूफ है? रणवीर ने उपहास किया। एक बार जब आरव कुलकर्णी जैसा कोई व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर पाता कि दूसरे उससे कमतर नहीं हैं, तो वह लगातार संभावनाओं की तलाश करने लगता है। वास्तव में ये कमजोरी का कार्य है। सच्चे पावरहाउस कभी परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या करते हैं, वे केवल शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आरव कुलकर्णी जैसे रूप में एक बार असफलताओं और चोटों का सामना करने पर किसी की मानसिकता आसानी से टूट जाती है, जिससे खेती के उच्च स्तर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी दबा दूंगा। आरव कुलकर्णी ने कहा, अपना कदम उठाने ही वाला था। मुझे तुम्हें दबाने की जरूरत नहीं है। 3 सेकंड पहले ही बीत चुके हैं। अगर तुम जाने वाले नहीं हो तो यहीं मरो, रणवीर ने कहा, और फिर अपनी सीट से अचानक खड़ा हो गया। हफ, एक पल में एक दबंग आभा बेतहाशा उमड़ पड़ी। आरव कुलकर्णी द्वारा छोड़ी गई आभा टुकड़ों में बिखर गई। एक तेज गति के साथ, जैसे पहाड़ से उतरता बाघ, उसने आरव कुलकर्णी पर घूंसा मारा। हिस, आरव कुलकर्णी ने हौंफते हुए सांस ली। क्या अविश्वसनीय शक्ति है! महंत श्वेत भरिकुटी, महंत मुंडन, तुम दोनों ने देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं मुसीबत पैदा करना चाहता हूँ, बात यह है कि यह आदमी मौत को दावत दे रहा है, तो मुझे दोष मत देना। आरव कुलकर्णी ने जल्दी से कहा, और उसका बड़ा हाथ बाहर की ओर ब्लॉक करने लगा। उसकी हथेली पर तुरंत एक ताबीज दिखाई दिया, जिससे बैंगनी प्रकाश निकल रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम मजबूत हो? मेरी हथेली पर एक वज्र प्रतीक खुदा हुआ है, जिसमें दिव्य वज्र की शक्ति समाहित है।
अब जैसे ही मैं वज्र प्रतीक को जलाता हूँ, यह मेरी हथेली में अद्वितीय शक्ति ला सकता है, जो तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है। आरव कुलकर्णी ने आत्मविश्वास से कहा। धड़ाम, एक पल में उनकी हथेलियां टकरा गईं। एक पल में आरव कुलकर्णी ने अचानक आतंक का एक रूप प्रकट किया। तुम्हारे अंदर एक शक्ति कैसे है? तुमने मेरी वज्र प्रतीक शक्ति को रिफाइन कर लिया है। तुम बेकार का हंगामा कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास चालें हैं। रणवीर ने उपहास किया। इस समय वह प्रतिद्वंद्वी की वज्र ताबीज शक्ति को रिफाइन करने के लिए संजीवनी विद्या का उपयोग कर रहा था। फिर उसकी मुट्ठी हिंसक रूप से भिंच गई, जिससे एक अद्वितीय आभा निकली। सिजल, आरव कुलकर्णी का हाथ तुरंत अंगूठे के आधार पर फट गया और खून बाहर निकल आया। दर्द में बल अचानक पीछे हट गया। रणवीर ने एक शक्तिशाली मूके के साथ अपना लाभ उठाया। धड़ाम, उसने तुरंत उसे एक मूके से उड़ा दिया। यंग मास्टर, श्वेत भरिकुटी और मुंडन दोनों खतरे में चिल्लाए। धड़ाम, आरव कुलकर्णी दीवार से टकराया, जिससे वह तुरंत ढह गई और धूल के बादल उड़ने लगे। मैं ठीक हूँ, आरव कुलकर्णी गुस्से से चिल्लाया और एक तेज गति के साथ वह बाहर निकल आया। वह काफी अस्त व्यस्त स्थिति में था। उसकी हथेलियां खून से सनी थीं और उसका शरीर धूल से ढका था। लेकिन इस समय उसकी आंखों में तीव्र जानलेवा मंशा को कोई नहीं छिपा सकता था। तलवार चलाने वाले स्कूल के यंग मास्टर के रूप में उसने प्राचीन लोक में खेती की और खुद के बारे में बहुत ऊंची राय रखता था। कभी भी बाहरी लोगों को गंभीरता से नहीं लेता था। वे हमें चींटियों की तरह देखते हैं। नतीजतन आज वह रणवीर द्वारा एक ही चाल में हार गया। यह अपमानजनक है। रणवीर रायचंद, इतना आत्मसंतुष्ट मत हो। मैं प्राचीन लोक और बाहरी दुनिया के बीच के अनुबंधों से कुछ हद तक सावधान हूँ। इसके अलावा मेरे गुरु ने मुझे आर्यावर्त में कोई कदम न उठाने की चेतावनी दी थी, इसलिए मैंने अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जीवन मरण की लड़ाई के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में मार सकता हूँ, आरव कुलकर्णी ने आत्मविश्वास से कहा। रणवीर तुरंत मुस्कुराया। अगर वह कार्रवाई करने से पहले ये कहता तो ये समझ में आता। उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर दी है, फिर भी वे इस बहाने का उपयोग कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से अपनी हार के बाद अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस जीवन मरण की लड़ाई को स्वीकार करता हूँ, चाहे कोई भी अनुबंध हो। यदि तुम्हारे पास मुझे मारने की क्षमता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे आदमी इस मामले के संबंध में तुम्हारे प्राचीन लोक से कभी स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, आरव कुलकर्णी अचानक चिल्लाया। ब्रश, एक सर्द चमक दिखाई दी जो उसके सामने प्रमुखता से मंडरा रही थी। यह एक तेज तलवार है जिससे एक चमकदार रोशनी निकल रही है। मेरा खड्गधारा संप्रदाय शक देश में तलवारबाजी का पूर्वज है। हम सभी प्रकार की तलवार तकनीकों में सबसे कुशल हैं और मैं आज खड्गधारा संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी सर्वोच्च तलवारबाजी दिखाता हूँ, आरव कुलकर्णी ने गर्व से कहा, अपने दोनों हाथों में अपनी सच्ची ऊर्जा प्रसारित करते हुए। फिर अपनी उंगलियों को तलवार की तरह अपने सामने इंगित किया। तलवार नियंत्रण पथ प्रहार। एक ठंडी चीख के साथ उसके सामने तैर रही तलवार में जैसे जान आ गई। वह एक पल के लिए कांपी और उसके बाद एक जोर की तलवार की चीख सुनाई दी। वूश, एक तेज आवाज के साथ एक तेज तलवार रणवीर की ओर उड़ गई। मेरे सामने अपनी तलवारबाजी दिखाने की कोशिश करने की तुम्हारी काफी हिम्मत है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली। प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी को देखते हुए यह अभी उस बिंदु पर नहीं है जहां उसे तुरंत अपनी तलवार निकालनी चाहिए। हफ, रणवीर ने तेजी से और निर्णायक रूप से काम किया, अपनी हथेली से प्रहार किया और तुरंत तेज तलवार से टकरा गया। अध्याय 543 दिव्यपथ खड्ग प्रहार बनाम अष्ट दिशा विलोम मुख का। धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ तलवार को रणवीर की हथेली ने वापस थप्पड़ मार दिया। आरव कुलकर्णी ने भौहें सिकुड़ी। वह वास्तव में अपने नंगे शरीर के साथ आरव की तलवारबाजी का सामना करने में कामयाब रहा। ये वास्तव में राक्षसी था। तलवार का मार्ग विनाश। एक ठंडी चीख के साथ उसके सामने की तलवार फिर से बाहर निकल गई। इसकी विनाशकारी शक्ति और भी मजबूत थी, जिसमें आकाश को चीरने की क्षमता थी। हफ, इस बार रणवीर ने एक मुक्का मारा। धड़ाम, ये तुरंत तेज तलवार से फिर टकरा गया। एक जोरदार धमाके के बाद तलवार फिर से बाहर उड़ गई, लेकिन यह उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लानत है, आरव कुलकर्णी हक्का बक्का रह गया। उसने 2 तलवार हमले किए थे, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सका। उसे घायल करना तो दूर की बात है। तलवार नियंत्रण सील, तलवार नियंत्रण पथ मरो, तलवार नियंत्रण तोड़ो। उसने हमलों की एक श्रृंखला बनाई, कई तलवार तकनीकों को उजागर किया और उसकी भयंकर तलवार ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी पर उमड़ पड़ी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, रणवीर ने उन्हें एक एक करके रोकने के लिए अपनी मुट्ठियों और हथेलियों का इस्तेमाल किया। क्या शक देश की सबसे मजबूत तलवार शैली की तलवारबाजी तुम जैसी प्रतिभा के हाथों में बस इतनी ही है, रणवीर ने उपहास किया। अहंकारी,
मेरी तलवारबाजी तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। आरव कुलकर्णी आग बबूला था। इस बार उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली और अपने पिछले पैर को जमीन में पटक दिया। धड़ाम, फर्श की टाइलें तुरंत बिखर गईं। हफ, आरव कुलकर्णी ने आगे बढ़ने के लिए गति का उपयोग किया और उसके शरीर के चारों ओर भयंकर ऊर्जा दिखाई दी जो असीम उमड़ती हवा की धाराओं में बदल गई। जैसे ही वह दहाड़ा, उसने अपनी तलवार को बागिया भेड़िए की तरह कसकर पकड़ लिया और रणवीर पर भयंकर रूप से आरोप लगाया। गगन भेदी तलवार। एक दहाड़ के साथ एक तलवार छोड़ी गई जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर रही हो। धड़ाम, रणवीर ने नवनाग स्वर्ण शरीर को उजागर किया, अपने शरीर को सुरक्षा के लिए ठंडी ऊर्जा की एक परत के साथ कोटिंग किया। उसने अपने बड़े हाथ को नीचे पटक दिया, फिर भी अपने नंगे हाथों से लड़ने का विकल्प चुना। धड़ाम, बज, तलवार हिंसक रूप से कांप उठी, एक चुभने वाली चीख निकाल रही थी। ये कैसे हो सकता है? आरव कुलकर्णी हक्का बक्का रह गया। ऐसा क्यों है कि इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी के साथ भी तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकते? और कुछ जारी रखो, मुझे देखने दो कि शक देश में तलवारबाजी के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली तलवारबाजी वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम रुको, आरव कुलकर्णी ने दांत भींचे। चंद्र त्याग तलवार, मेघ तरंग तलवार, समुद्र विभाजन तलवार, संहार की तलवार। आरव कुलकर्णी ने एक ही बार में 1 दर्जन से अधिक तलवार तकनीकों को उजागर किया। स्विश स्विश स्विश, पूरे आंगन को भयंकर तलवार ऊर्जा ने तबाह कर दिया था। विक्रम रुद्रधाम के एक अन्य सदस्य के साथ दूर से देख रहा था, चुपके से घबराया हुआ था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह धाम मालिक से ज्यादा मजबूत है, लेकिन तलवार की तकनीकों की सरासर संख्या जिसे वह उपयोग करता है, देखने में भयानक है। विक्रम ने खुद से पूछा, अगर यह वह होता तो वह एक चाल भी सहन नहीं कर पाता। इतनी सारी तलवार की लड़ाई का सामना करने के बावजूद उनके धाम मालिक रणवीर रायचंद ने उन सभी का बड़ी ताकत के साथ सामना किया, पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हफ हफ, आरव कुलकर्णी भारी सांस ले रहा था। बस इतनी सारी तलवार तकनीकों का उपयोग करने से उसकी अधिकांश सच्ची ऊर्जा समाप्त हो गई थी। इस समय रणवीर को देखने का उनका तरीका कुछ जटिल था। असाधारण, ये तो कमाल है साला। वह उन सभी तलवार तकनीकों को सिर्फ अपने नंगे हाथों से ब्लॉक करने में कामयाब रहा। अगर बस इतना ही है तो तुम्हारी तलवारबाजी वास्तव में निराशाजनक है, रणवीर ने शांति से कहा। ये सुनकर आरव कुलकर्णी लगभग पागल हो गया। ये बिल्कुल विनाशकारी है, तुम बस इंतजार करो। आरव कुलकर्णी की आंखों में अचानक क्रूरता चमक उठी। तुम इसे देखना चाहते हो? ठीक है, मैं आज तुम्हें वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार तकनीक दिखाऊंगा। महंत श्वेत भरिकुटी और महंत मुंडन को पता लग गया कि वह किस तलवार तकनीक का उपयोग करने जा रहा था और तुरंत तनाव के संकेत दिखाए। यंग मास्टर, जल्दबाजी में कार्य न करें। आपने अभी तक उस तलवार तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। इसका उपयोग करने से आपके मन और आत्मा को बहुत नुकसान होगा। कोई बात नहीं, जब तक हम उसे मार सकते हैं, ये सब इसके लायक है। भले ही हमारा महान शक साम्राज्य नष्ट हो जाए, खड्गधारा संप्रदाय को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। आरव कुलकर्णी दहाड़ा। लगभग एक पागल आदमी की तरह उसने अचानक अपने हाथों में तलवार को ऊंचा कर लिया और एक पल में असीम शक्ति फूट पड़ी। आकाश में काले बादल जमा हो गए और गड़गड़ाहट की धीमी आवाज सुनी जा सकती थी। एक तलवार आकाश की ओर इशारा करती है और हवा और बादलों का रंग बदल जाता है। आरव कुलकर्णी की तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सब लोग पीछे हटो, विक्रम ने पुकारा। उसे एक बेहद खतरनाक आभा का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह इस तलवार के प्रहार को उजागर करता, स्वर्ग और पृथ्वी में पहले से ही अजीब घटनाएं हो रही थीं। क्या होगा अगर वह वास्तव में इसका उपयोग करे? उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। रणवीर के चेहरे पर धीरे धीरे एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने इसे विक्रम और अन्य लोगों की तुलना में अधिक गहराई से महसूस किया, क्योंकि यह तलवार उस पर लक्षित थी। खतरे की एक भारी भावना ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जैसे कि अकल्पनीय नरसंहार किसी भी क्षण उतरेगा। हफ हफ, जब असीम गति अपने चरम पर पहुंचती है तो ये तूफानों की परतों में बदल जाती है, जो आरव कुलकर्णी के चारों ओर घूमती है। वह दहाड़ा, जैसे कि वह इस तलवार के प्रहार को सशक्त बनाने के लिए अपनी सारी ताकत समाप्त करना चाहता हो। एक निश्चित क्षण तक सब कुछ तैयार था। अचानक वह दहाड़ा। दिव्य पथ, एक खड्ग प्रहार। उसकी गुस्से भरी चीखें गूंज उठी और उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़ लिया। वूश के साथ उसके हाथ में तलवार ने एक ऊंची तलवार की रोशनी छोड़ी जो लगभग काले बादलों को चीर देती थी। इस समय लगभग जैसे ही सूरज डूब रहा था, शानदार रोशनी ने पूरे रुद्रधाम कार्यालय को घेर लिया। विक्रम और उसका समूह अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत। रणवीर की निगाह तेज हो गई। दिव्य पथ, एक खड्ग प्रहार हमारी तलवार शैली की सबसे मजबूत तलवार तकनीक है। इसे संस्थापक ने मृत्यु के कगार पर अपने पूरे शरीर और आत्मा को थकाने के बाद बनाया था।
इस एक तलवार से देवताओं और राक्षसों को भी नष्ट किया जा सकता है। तुम बर्बाद हो। आरव कुलकर्णी की उग्र दहाड़ के साथ ऊंची रोशनी में लिपटी तलवार अजेय क्रूरता के साथ नीचे लुढ़क गई। कुछ भी इसका सामना नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो या नहीं, मैं इसे एक ही मुक्के से तोड़ दूंगा। रणवीर ने दृढ़ता से कहा। हा, ये हास्यास्पद है। एक मुक्का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मुट्ठियां किस चीज से बनी हैं? आरव कुलकर्णी बेतहाशा हंसा। कितने अज्ञानी, वे इस तलवार तकनीक को बिल्कुल नहीं समझते हैं। एक बार इस तलवार का उपयोग करने के बाद पूरे आर्यावर्त में कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता, महंत मुंडन ने उपहास किया। महंत श्वेत भरिकुटी की आंखों में भी तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। यहाँ तक कि प्राचीन लोक में भी बहुत कम लोग दिव्य पथ के एक भी तलवार प्रहार का सामना कर सकते थे। सब कुछ ठीक समय पर हुआ। जैसे ही तलवार रणवीर के सिर पर वार करने वाली थी, रणवीर की आंखों से एक उद्दंड आभा निकली। शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा उसकी बाह में उमड़ पड़ी और फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अष्टदिशा विलोम मुक्का, उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, एक शक्तिशाली मुक्का जो आकाश में चढ़ गया। यह ऐसा था जैसे पूरी पृथ्वी की शक्ति उसकी मुट्ठी में केंद्रित थी, जिसमें एक भयानक और विस्मयकारी बल था। जैसे कि श्रेणी 18 का तूफान भूमि को पार कर रहा हो, तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रहा हो, सीधे चमकदार रोशनी को स्पष्ट कर रहा हो। जैसे ही सबकी दृष्टि सामान्य हुई, रणवीर का मुक्का दिव्य तलवार प्रहार से टकराया। क्लिक। प्रभाव पर लगभग तुरंत एक टूटने की आवाज सुनी गई। फिर मैंने जो कुछ सुना वह था क्लिक क्लिक। बिखरने की आवाज लगातार जारी रही। तलवार इंच दर इंच बिखर गई, पलक झपकते ही शून्यता में गायब हो गई। नहीं, आरव कुलकर्णी ने अविश्वास में चिल्लाया, आकाश की ओर देखते हुए। खड्ग धारा संप्रदाय की सबसे मजबूत तलवार तकनीक दिव्यपथ एक खड्ग प्रहार वास्तव में उसके मुक्के से टूट गई थी। ये किस तरह की मुक्का तकनीक है? ये दिव्यपथ एक खड्ग प्रहार को कैसे तोड़ सकती है? असंभव, बिल्कुल असंभव। वह एक पागल आदमी की तरह चिल्लाया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, अष्टदिशा विलोम मुक्का की अवशिष्ट शक्ति उस पर हावी हो गई। धड़ाम, उसका शरीर तुरंत बाहर फेंका गया, खून हर जगह बिखर गया और उसका मांस लगभग टुकड़ों में फट गया। अध्याय 544, अपनी जान यहीं छोड़ दो। यह श्वेत भरिकुटी और मुंडन दोनों दंग रह गए। वे कभी इस पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही आप उन्हें पीट पीट कर मार डालें। दिव्य तलवार का प्रहार रोक दिया गया। यंग मास्टर, एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वे बाहर भागे और आरव कुलकर्णी की एक एक बांह पकड़ ली, उसे जमीन पर खींच लिया। धड़ाम धड़ाम, जैसे ही वे उतरे, वे शक्तिशाली अवशिष्ट बल की चपेट में आ गए और उन्हें दर्जनों कदम पीछे लड़खड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने तुम्हारी तलवारबाजी बहुत देख ली, अब मेरी सीखने का समय है। तीनों ने अभी खुद को संभाला ही था कि एक ठंडी चीख गूंज उठी। अगले ही सेकंड रणवीर के हाथ में रिकोदर तलवार दिखाई दी। सिजल, अचानक इसने हवा को काट दिया और अविश्वसनीय गति से गिर गई। श्वेत भरिकुटी और मुंडन की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं और उन्होंने अपना बचाव करने के लिए जल्दी से कार्रवाई की। खचक, जैसे ही दोनों ने अपनी चाल चली, एक ही तलवार के प्रहार से दोनों भुजाएं कट गईं, जिसके बाद खून की बौछार हुई। आहा, वे दोनों दर्द से कराह उठे। उनके पास केवल अर्धशक्ति अधिपति स्तर था, इसलिए वे इस तलवार के प्रहार का सामना बिल्कुल नहीं कर सके। दो आदमियों की भुजाओं को काटने के बाद रिकोदर तलवार ने आखिरकार आरव कुलकर्णी को मारा। नहीं, आरव कुलकर्णी ने सदमे में चिल्लाया, उसकी आंखें डर और पूर्ण आश्चर्य से भरी थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर भी एक तलवारबाज था, और इसका उपयोग केवल इस बिंदु पर किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहले खारिज कर रहे थे? खचक, लगभग तुरंत रिकोदर तलवार गिर गई। केवल इस क्षण आरव कुलकर्णी को एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने न केवल पहले तलवारों का उपयोग करने से नफरत की थी, क्योंकि जिस क्षण वह चाल चलता है वह उसकी जान ले लेगा। धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ आरव कुलकर्णी के सभी विचार अचानक रुक गए और उसका शरीर तुरंत खून की धुंध के बादल में फट गया, जिससे वह तुरंत मर गया। यंग मास्टर, महंत श्वेत भरिकुटी और महंत मुंडन दोनों खतरे में चिल्लाए। उनके सामने केवल खून की धुंध का एक बादल था। तलवारबाजी शैली की नंबर 1 प्रतिभा तुरंत मर गई। आह, कितनी नफरत! दोनों आदमियों की आंखें गुस्से से लाल थीं। रणवीर रायचंद, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारे खड्गधारा संप्रदाय के यंग मास्टर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्राचीन लोक निश्चित रूप से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। महंत श्वेत भरिकुटी दहाड़ा, मुझे डराने की कोशिश करना बंद करो। वही है जो मुझसे मौत तक लड़ना चाहता था। और ऐसा मत सोचो कि मैं प्राचीन लोक के बारे में नहीं जानता। वहाँ की ताकतें जटिल हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब तुम्हारे खड्गधारा संप्रदाय के साथ एक ही राय रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही है कि मेरी तुम्हारे खड्गधारा संप्रदाय से दुश्मनी है। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। श्वेत भरिकुटी, मुंडन, उनकी अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। यह आदमी रणवीर रायचंद वास्तव में प्राचीन लोक के बारे में जानता है।
फिर भी हमारे खड्गधारा संप्रदाय को नाराज करना एक बंद गली है। श्वेत भरिकुटी ने धमकी देना जारी रखा। तुम ही हो जिसने मुझे उकसाया। भले ही पूरा खड्गधारा संप्रदाय लामबंद हो जाए, फिर भी मैं तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालूंगा। रणवीर ने बिना किसी डर के ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तुम में दम है, चूंकि ऐसा ही है तो बस इंतजार करो और देखो। श्वेत भरिकुटी ने ठंडे स्वर में सांस ली, फिर मुंडन पर चिल्लाया, चलो चलते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दोनों मुड़े और चले गए। तभी विक्रम और उसके आदमियों ने उन दोनों को रोक दिया। रणवीर रायचंद, तुम्हारा क्या मतलब है? दोनों आदमियों के भाव बदल गए और वे जल्दी से मुड़े। मैंने तुम्हें दफा होने के लिए 3 सेकंड दिए थे, लेकिन तुमने मना कर दिया। चूंकि ऐसा है तो यहीं मरो। इतना कहने के बाद रणवीर ने वृकोदर तलवार उठाए और एक अद्वितीय प्रहार किया। तुम हमें भी मारने वाले हो? श्वेत भरिकुटी और मुंडन पूरी तरह से हैरान थे। क्या यह आदमी पागल है? क्या तुम वास्तव में कैंडो शैली से बिल्कुल नहीं डरते? जल्दी करो और इसे करो। भयंकर तलवार के प्रहार का सामना करते हुए श्वेत भरिकुटी जल्दी से गुस्से में चिल्लाया, आरव कुलकर्णी इस तलवार के प्रहार से मर गया, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसने और मुंडन ने एक साथ हमला किया, वृकोदर तलवार को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि आरव कुलकर्णी की रक्षा करते समय उन्होंने पहले ही एक हाथ खो दिया था। इस बिंदु पर उनमें से प्रत्येक के पास केवल एक हाथ बचा था, जो वृकोदर तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। खचक खचक, 2 दबी हुई आवाजों के साथ दोनों आदमियों के आखिरी हाथ कट गए। भागो। अपने असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए दोनों ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को चैनलाइज किया और हवा में चले गए। स्विश, रणवीर ने अपनी तलवार फिर से घुमाई। खचक, 2 और दबी हुई आवाजें सुनी गईं। इस बार इसने उन दोनों को तुरंत मार डाला, उनके शरीर शून्यता में फट गए। तुम अपनी मर्जी से आते जाते हो, तुम्हें क्या लगता है कि यह जगह क्या है? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। वह नहीं जानता था। इस समय प्राचीन लोक में खड्गधारा संप्रदाय के पहाड़ी द्वार के अंदर समुराई वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति एक गद्दे पर क्रॉस लेग बैठा था, ध्यान लगा रहा था। उसने रहस्य की एक आभा बिखेरी। क्रैक, तभी कमरे के अंदर एक ताबीज अचानक फट गया, आग की एक गेंद में बदल गया और जल्दी से गायब हो गया। ब्रश, समुराई वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने तुरंत अपनी आंखें खोली, तेज रोशनी के साथ गायब हुए ताबीज को घूरते हुए। यह एक जीवन ताबीज है जिस पर आरव कुलकर्णी की आध्यात्मिक शक्ति की छाप है। एक बार ताबीज फट जाता है, इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी के साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या आरव मर गया है? बूढ़े आदमी का लहजा अचानक भयभीत हो गया। तलवार शैली की नंबर 1 प्रतिभा, जिसके पास अद्वितीय साधना है, आर्यावर्त में लगभग अजेय है। उसे कौन दबा सकता है? स्मैक स्मैक, जैसे ही वह संदेह और आश्चर्य से भरा था, 2 और जीवन ताबीज फट गए। हिस, बूढ़े आदमी ने हौंफते हुए सांस ली। ये 2 जीवन ताबीज महंत श्वेत भरिकुटी और महंत मुंडन के हैं। वे आरव के साथ आर्यावर्त गए थे। क्या वे सब मर सकते हैं? एक पल में जैसे बिजली गिरी हो, उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। फिर एक उग्र नरक फूट पड़ा। असंभव, एक अद्वितीय प्रतिभा और 2 अर्धचरण अद्वितीय बुजुर्ग आर्यावर्त में कैसे मर सकते हैं? लगभग तुरंत मार दिया गया। इसे पूरा करने में कितनी शक्ति लगेगी? एक अद्वितीय शिखर विशेषज्ञ, या एक सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञ, या शायद शिखर क्षेत्र से परे? नहीं, आर्यावर्त के पास इससे कई गुना मजबूत विशेषज्ञ कभी नहीं होगा। कोई यहाँ आओ, वह गुस्से में चिल्लाया, जल्दी से एक शिष्य को बुलाया। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। आर्यावर्त के पूर्वी देश दिल्ली में रुद्रधाम कार्यालय में रणवीर द्वारा 2 बुजुर्गों को मारने के बाद उसने विक्रम से घटनास्थल की सफाई करवाई। उसी समय उसने तुरंत फिजा से संपर्क किया और उसे उस साजिश का खुलासा करने के लिए कहा जो शक देश के राजा ने उसे भर्ती करने का निर्देश दिया था। केवल इस क्षण विक्रम को अचानक एहसास हुआ, धाम मालिक, जिस कारण से आपने अब तक इंतजार किया, वह किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए था जो शक देश के लिए खड़े होने को तैयार हो और फिर वीडियो जारी करें ताकि आपके पास ऐसा करने का एक वैध कारण हो सके। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अधिकांश साम्राज्यों की अपनी नींव और संसाधन होते हैं और शक देश कोई अपवाद नहीं था। इसलिए जब शक देश अपनी सीमाओं पर तैनात लाखों सैनिकों के साथ अंतिम निर्णय लेने वाला था, तो उसने ये देखने के लिए एक बैकअप योजना भी तैयार की कि क्या वह शक देश के लिए खड़े होने के इच्छुक कुछ लोगों को बाहर निकाल सकता है। अगर वे मौजूद नहीं हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे हैं तो उन्हें घेर लो, वीडियो जारी करो और उनका मुंह बंद कर दो। शुरुआत में इसकी घोषणा न करने का कारण यह था कि कुछ लोग जो कार्रवाई करना चाहते थे वे तथ्यों की पुष्टि होने के बाद आगे न आए। खड्गधारा संप्रदाय का उदाहरण लें। यदि वे खुद को नहीं दिखाते हैं लेकिन शक देश का बदला लेना चाहते हैं, तो छाया में छिपना भी एक अभिशाप है। इसके अलावा रणवीर को नहीं पता था कि वे कौन थे।
इस तरह उन्होंने न केवल खड्गधारा संप्रदाय को बाहर निकाला, बल्कि उन्होंने अपने कई विरोधियों को भी मार डाला और वीडियो जारी किया, उन्हें किसी भी कोण से पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। भले ही खड्गधारा संप्रदाय बदला लेना चाहता हो, उन्हें जनमत पर विचार करना होगा। करण से शक देश को एक संदेश भिजवाओ कि मैंने खड्गधारा संप्रदाय के सदस्यों को मार डाला है और उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। चूंकि वे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बस इस धरती से गायब हो जाना चाहिए। रणवीर ने आदेश दिया। जी, विक्रम ने जवाब दिया और तुरंत करण से संपर्क किया। अध्याय 545 दुनिया से निष्कासन। इस समय करण रुद्र सेना का नेतृत्व एक खूनी लड़ाई में कर रहा है। तभी उसे विक्रम का संदेश मिला। वह फिर दहाड़ा, अपने नेता को बताओ कि खड्गधारा संप्रदाय के सदस्य हमारे प्रभु द्वारा मारे गए हैं। तुम सब बस मरने का इंतजार कर सकते हो। ये सुनकर दुश्मन ने जितनी जल्दी हो सके इसकी सूचना दी। गुप्त कमरे के अंदर शक देश के उच्च रैंकिंग अधिकारी अभी भी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे अभी तक उस ईमेल का जवाब नहीं मिला है जो मैंने इसके बारे में पूछताछ करने के लिए भेजा था। तभी उपसेनापति करतार को अग्रिम पंक्तियों से युद्ध की रिपोर्ट मिली। तुमने क्या कहा? वह सदमे में चिल्लाया, उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया जैसे उसने कुछ भयानक सुना हो। उपसेनापति करतार को रिपोर्ट करते हुए, ये हमें रुद्रधाम के ड्रैगन किंग द्वारा बताया गया था। चूंकि यह रुद्रधाम के ड्रैगन किंग द्वारा कहा गया था, इसलिए यह सच होना चाहिए। धड़ाम, करतार का हाथ कांप गया और उसका फोन तुरंत जमीन पर गिर गया। वह खड़ा भी नहीं हो सका। क्या हुआ? ये देखकर अन्य लोगों ने जल्दी से पूछा। तलवारें, तलवार का मार्ग, क्या बात है? तुम एक उप जनरल हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हर कोई चिंतित था। तलवार प्रेमी संप्रदाय के सभी सदस्यों को रणवीर द्वारा मार दिया गया है। करतार ने अचानक अपनी सारी ताकत जुटाई और भयंकर रूप से दहाड़ा। धड़ाम, पूरा गुप्त कमरा तुरंत आश्चर्य की सांसों से भर गया। हर किसी का चेहरा आतंक से भरा था। वे अब तक तलवारबाजी के प्रसार के बारे में अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह वह परिणाम है जो हमें मिला। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शक देश बर्बाद हो गया है। उसी समय शक देश के राजा का देवताओं की योजना को स्वीकार करने और दुनिया पर कहर बरपाने की साजिश रचने का एक वीडियो वैश्विक इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इसने करोड़ों लोगों को दंग कर दिया है। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि पृथ्वी पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए शक देश का छोटा सा साम्राज्य दुनिया पर कहर बरपाने और दुनिया पर हावी होने की महत्वाकांक्षा रखेगा। इसके तुरंत बाद अपमान की एक भारी बौछार हुई। वे अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी हैं, अन्य साम्राज्यों को हड़पने की कोशिश करने के लिए ऐसी काली योजना का सहारा ले रहे हैं। तभी दुनिया भर के लोग समझ पाए कि रुद्रधाम ने शक देश पर हमला क्यों किया। ये स्वर्ग की ओर से कार्य कर रहा है। सौभाग्य से उन्होंने शक देश की साजिश का पता लगा लिया, अन्यथा यदि शक देश सफल हो जाता तो यह अनगिनत लोगों के लिए रक्तपात लाता। नतीजतन वैश्विक जनमत शक देश पर रुद्रधाम के हमले के पक्ष में था। इस परिमाण के युद्धों में जनमत महत्वपूर्ण है। जनमत का समर्थन होने के कारण उन्होंने लगभग आधी लड़ाई जीत ली है। रुद्रधाम कार्यालय। रणवीर ने शांति से उन विभिन्न रिपोर्टों को सुना जो विक्रम देता रहा। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। शक देश की ताकत को देखते हुए उसे खुद जाने की भी जरूरत नहीं होगी। रुद्र सेना के लाखों सैनिकों के साथ वे उस जगह को जल्दी से समतल करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि शक देश में रुद्रधाम की कार्रवाई एक व्यक्तिगत मामला था और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी देश के लोग भयभीत थे। सौभाग्य से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। एक दिन बाद करण ने वापस संदेश भेजा। प्रभु को रिपोर्ट करते हुए, लड़ाई जीत ली गई है। हमारी सेना ने शक की सभी ताकतों को कुचल दिया है और उसके सभी संस्थानों को ध्वस्त कर दिया है। शक अब अस्तित्व में नहीं है। एक ही दिन में उन्होंने पूरे शक देश को जमीन पर गिरा दिया। यही रुद्रधाम की शक्ति है। रणवीर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। वास्तव में उसे लगा कि इसमें थोड़ा बहुत समय लग गया है। उस समय 10 लाख की सेना 10 राज्यों के गठबंधन को कुचल सकती थी। अब रुद्रधाम और भी मजबूत है। भले ही वे शक देश को नष्ट करने के लिए अपनी आधी सेना भेज दें, यह बाएं हाथ का खेल होगा। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। सभी कर्मी अभी वापस आ जाओ, रणवीर ने आदेश दिया। शक देश का क्या? करण ने पूछा। हमारा लक्ष्य केवल शक देश को खत्म करना है। जहां तक बाद की गंदी चीजों की बात है, मैं आर्यावर्त को उन्हें संभालने के लिए कहूंगा। उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम इस भूमि पर कब्जा करते हैं या कठपुतली राज्य का समर्थन करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शाही राज्य क्या तय करता है, रणवीर ने कहा। जी, करण ने जवाब दिया। फोन काटने के बाद रणवीर ने दिल्ली से संपर्क किया और सम्राट के साथ एक वीडियो कॉल किया। जहां तक क्या कहा गया था कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन उस फोन कॉल के बाद सब कुछ का रणवीर या रुद्रधाम से कोई लेना देना नहीं था। केवल एक ही बात है, महान शक साम्राज्य अब इतिहास बन चुका है।
बस आधे दिन बाद 7 ड्रैगन किंग्स जीत के साथ लौटे, लाखों की सेना का नेतृत्व करते हुए। रणवीर ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। उसी समय कुछ गोलियां और साधना तकनीकें निकाली गईं और 7 ड्रैगन राजाओं को उन लोगों को वितरित करने के लिए दी गईं जिन्होंने बहादुरी दिखाई थी। इसके अलावा सभी स्टाफ सदस्यों को बोनस दिया जाएगा। सब कुछ खत्म करने के बाद रणवीर ने आखिरकार थोड़ी राहत महसूस की। हम नवमंडल को खत्म करने के लिए कुछ दिन पहले स्वर्ग द्वीप के लिए निकले थे। फिर उन्होंने देवताओं की योजनाओं को विफल करने के लिए शक देश की यात्रा की और अब हमने पूरे शक देश का सफाया कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में सब कुछ तेजी से हुआ। अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो मैं आखिरकार राहत की सांस ले सकता हूँ। ये 2 दिन, एक दिन लड़ाई की निगरानी और दूसरे दिन रुद्र सेना के स्वागत में बिताए जाते हैं। रणवीर अगले दिन शाम तक घर नहीं लौटा। अनन्या, मैं वापस आ गया हूँ, कैसा रहा? अनन्या शर्मा ने बेसब्री से पूछा। हालांकि उसने इन पिछले 2 दिनों में रणवीर से संपर्क किया था, लेकिन उसे डर था कि वह बहुत व्यस्त है, इसलिए उसने बहुत अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। सब कुछ व्यवस्थित है। शक देश अब अस्तित्व में नहीं है। जहां तक अन्य मामलों की बात है, शाही राज्य उन्हें संभालेगा, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। शक देश वास्तव में नष्ट हो गया है। अनन्या हैरान थी। हालांकि मैंने ऑनलाइन कुछ जानकारी देखी थी, लेकिन अपने पति द्वारा पुष्टि करने के बाद भी मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम इतनी हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें अपने पति की क्षमताओं पर शक है? रणवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे बस यह अविश्वसनीय लगता है, अनन्या ने समझाया। लेकिन यह मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, दुनिया भर के लोगों के लिए एक छिपे हुए खतरे को खत्म करना। बस बात यह है कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बहुत बेचैन हूँ। ठीक है, ज्यादा सोचना बंद करो। इस दुनिया में हमेशा से काला और सफेद रहा है। आज शक देश का पतन हुआ है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में कौन से अन्य साम्राज्य नष्ट हो सकते हैं। अपने मामलों पर ध्यान दो, रणवीर ने कहा। डर था कि अनन्या की भावनाएं प्रभावित होंगी। ये समझ में आता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने खाना बना लिया है, मैं तुम्हें तुरंत परोसती हूँ, अनन्या ने जल्दी से कहा और रसोई में व्यस्त होने चली गई। उसी समय उसने पुकारा, रूही, अपनी किताब नीचे रखो और खाना खाने आओ। ठीक है। ऊपर की स्टडी से एक करारी, गूंजती हुई आवाज आई। रूही जल्दी से नीचे भागी। अरे पापा, आप कब वापस आए? रणवीर को देखकर रूही ने खुशी से कहा। बस अभी, रणवीर ने प्यार भरे भाव से कहा, फिर रूही का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। जल्द ही अनन्या ने स्वादिष्ट व्यंजनों की एक बड़ी मेज सजा दी। कई दिनों तक व्यस्त रहने के बाद मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ और खुद मजे कर सकता हूँ, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेसब्री से अपनी चॉपस्टिक उठाते हुए। कुछ निवाले लेने के बाद रणवीर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। साधारण नहीं, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है। अनन्या ने सावधानी से पूछा। नहीं, ये स्वादिष्ट है, मैं बस कुछ सोच रहा था, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नवमंडल और शक देश नष्ट हो चुके हैं, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अनन्या ने उलझन में पूछा। अध्याय 546, चिंताएं। भले ही नवमंडल नष्ट हो गया हो, लेकिन आचार्य जीशान को अपना मुंह बंद रखने के लिए मार दिया गया। आज तक मुझे नहीं पता कि प्राचीन लोक की कौन सी ताकत उनके पीछे है। दुश्मन अंधेरे में है और मैं रोशनी में, यह एक बहुत बड़ी गलती है, रणवीर रायचंद ने गंभीर स्वर में कहा। भविष्य में पता लगाने का मौका जरूर मिलेगा। इसके अलावा जब तुमने नवमंडल को तबाह किया तो उन्होंने सीधे दखल देने की हिम्मत नहीं की। ये दिखाता है कि वे भी अपनी पहचान उजागर होने से डरते हैं। वे शायद कुछ समय तक कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, अनन्या शर्मा ने उसे तसल्ली दी। बात तो सही है, रणवीर ने सिर हिलाया। हालांकि वह इन सिद्धांतों को समझता था, लेकिन अनन्या की बातों ने उसे काफी सुकून दिया। एक और बात है, कल शक देश पर हमला करने से पहले प्राचीन लोक के कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। प्राचीन लोक के लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। अनन्या के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। रणवीर ने उसे पूरी कहानी सुना दी। तो शक देश के पास प्राचीन लोक में इतनी शक्तिशाली ताकत का साथ है। ये सुनने के बाद अनन्या भी थोड़ी हैरान थी, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि रणवीर ने उन लोगों को मार डाला जो दूसरी तरफ से आए थे। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये साफ है कि वे अपनी मौत को दावत दे रहे थे। रणवीर के उग्र स्वभाव को देखते हुए वह उन्हें निश्चित रूप से मार डालता। चूंकि तुमने उस व्यक्ति को मार दिया है, इसका मतलब है कि तुमने परिणामों के बारे में सोच लिया होगा। फिर अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि यह उसके स्वभाव के विपरीत था। ऐसा नहीं है कि मुझे खड्गधारा संप्रदाय के बदले की चिंता है, लेकिन इस अनुभव के बाद मैंने पाया है कि प्राचीन लोक के योद्धा मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। उस आरव कुलकर्णी को देखो, वह मुश्किल से 30 साल का होगा, फिर भी उसकी साधना शिखर पर है, रणवीर ने आश्चर्य से कहा। उसने पहले जिन प्राचीन लोक के विशेषज्ञों का सामना किया था, वे जो शिखर तक पहुंच सकते थे,
वे या तो पवित्र नगरी के बुजुर्ग थे या नवमंडल के पीछे की ताकतों के शक्तिशाली लोग। वे सभी बुजुर्ग थे जिन्होंने कई वर्षों तक साधना की थी। ये पहली बार है जब मेरा सामना इतने युवा शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ से हुआ है। रणवीर, मैं समझ रही हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। अनन्या बहुत समझदार थी और रणवीर को अच्छी तरह जानती थी। अगर खड्गधारा संप्रदाय प्राचीन लोक की कोई शीर्ष ताकत होती तो बात अलग थी, लेकिन तुम्हें चिंता इस बात की है कि खड्गधारा संप्रदाय शायद प्राचीन लोक में कोई बड़ी हैसियत नहीं रखता, है ना? बिल्कुल सही, रणवीर ने जोर देकर सिर हिलाया। अगर खड्गधारा संप्रदाय प्राचीन लोक में एक शक्तिशाली बल भी नहीं माना जाता, फिर भी उनके पास इतना युवा और असाधारण रूप से मजबूत विशेषज्ञ है, तो जो ताकतें उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वे कितनी भयानक होंगी। ये सोचना ही अविश्वसनीय है। हालात इतने बुरे नहीं होने चाहिए। राष्ट्र रक्षा दल के पूर्वज पवित्र नगरी में एक बुजुर्ग हैं, इसीलिए उनकी साधना का स्तर इतना ऊंचा है। पवित्र नगरी प्राचीन लोक में एक शक्तिशाली जगह है। ऐसी बहुत कम ताकतें होनी चाहिए जो पवित्र नगरी को पछाड़ सकें। इस हिसाब से पवित्र नगरी का शिखर ही अंतिम सीमा होना चाहिए। इसी तरह खड्गधारा संप्रदाय से ज्यादा मजबूत बहुत सी ताकतें नहीं होंगी। अनन्या ने विश्लेषण किया। उम्मीद तो यही है, रणवीर ने कहा। हालांकि आरव कुलकर्णी का देव मार्ग एक खड्ग प्रहार बेहद शक्तिशाली है। अगर मैं अष्टदिशा विलोम मुक्का का इस्तेमाल न करूं और इसके बजाय तलवारबाजी का उपयोग करूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसकी बराबरी कर सकता हूं, उसे कभी दबा नहीं पाऊंगा। और भले ही मुकाबला ड्रॉ हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी तलवारबाजी उससे बेहतर है, बल्कि यह कि मेरी तलवारबाजी उससे श्रेष्ठ है। इसके अलावा दो बुजुर्गों के अनुसार देव मार्ग एक खड्ग प्रहार, पर उसकी पकड़ अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची है। हम नहीं जानते कि पूर्ण देव मार्ग एक खड्ग प्रहार कितना शक्तिशाली होगा। रणवीर ने संजीदगी से कहा। यह ऐसा है जैसे मेरी शारीरिक ताकत मेरे विरोधी से बेहतर है, लेकिन मैं तकनीक में पीछे हूँ। दूसरे शब्दों में, तलवारबाजी में मेरी समझ और उपलब्धियां उससे बेहतर हैं, लेकिन मेरे पास देव मार्ग एक खड्ग प्रहार जैसी एक भी शक्तिशाली तलवार तकनीक नहीं है। प्राचीन लोक हजारों सालों से अस्तित्व में है और वहाँ विभिन्न साधना पद्धतियां और युद्ध कला की विरासतें हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक कहावत है ना, ताकत हर तकनीक पर भारी पड़ती है। जब तक तुम काफी मजबूत हो, तुम किसी भी तकनीक को पछाड़ सकते हो। अनन्या ने कहा। रणवीर हंस पड़ा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अनन्या शर्मिंदा सी हो गई। वह बस रणवीर की चिंताओं को कम करना चाहती थी, इसलिए जो मन में आया कह दिया। क्या यह उसे मूर्खतापूर्ण लगा? उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। नहीं, ये बिल्कुल सही है। यह विचार मैंने पहली बार सुना है और सच कहूँ तो इसने मुझे एक नई राह दिखाई है, रणवीर ने कहा। सच में? अनन्या ने पूछा। उसे अभी भी थोड़ा संदेह था। बिल्कुल सच, रणवीर ने कहा। वह लगभग भटकने ही वाला था, ये सोचकर कि क्या उसे भी और तकनीकें साधने का रास्ता खोजना चाहिए, लेकिन अनन्या ने उसे याद दिलाया कि यह जरूरी नहीं है। केवल अपार शक्ति ही सभी तरीकों को मात दे सकती है। अष्टदिशा विलोम मुक्का का ही उदाहरण लो। यह एक सरल और दबंग मुक्का है जिसमें कोई तकनीक शामिल नहीं है, लेकिन जब इसे मारा जाता है तो यह आठों दिशाओं को उलट देता है और दुनिया का रंग बदल देता है। भले ही देव मार्ग का एक खड्ग प्रहार शक्तिशाली हो, अगर वह अपनी तलवारबाजी को चरम पर ले जाए तो वह शायद एक सामान्य वार से ही उसे चकनाचूर कर सकता है। अनन्या, तुम्हारा साथ होना कितना अच्छा है, रणवीर ने अचानक कहा। अनन्या पानी पी रही थी जब उसने ये सुना। उसकी चमकदार आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह बेहद प्यारी लग रही थी। अगर तुमने मुझे सही राह नहीं दिखाई होती तो मैं शायद अपनी ही जिद में फंसा रहता, रणवीर ने कहा। यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे लिए अच्छी रही हूँ। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी पापा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और खाना ठंडा हो रहा है। रूही ने अपना सिर टेढ़ा करते हुए कहा। हम ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, चलो जल्दी खाना खाओ, रणवीर ने प्यार से कहा। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल मची हुई थी। स्वर्ग द्वीप पर जो घटनाएं हुईं, वे पूरी दुनिया में फैल गईं। हर कोई जानता है कि रणवीर रायचंद ने नवमंडल को नष्ट कर दिया। इस प्रकार यह ऐलान हो गया कि अंधार जगत अब अस्तित्व में नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अंधार जगत के 3 निषिद्ध क्षेत्रों के साथ साथ अनंत अंधेरा के शासक को भी रुद्रधाम द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये भी कहा जा सकता है कि उन सभी का सफाया अकेले रणवीर रायचंद ने किया। ये घटना निश्चित रूप से वैश्विक इतिहास में दर्ज की जाएगी। और स्वर्ग द्वीप पर ही पश्चिमी दुनिया के 3 प्रमुख कुलीन परिवारों के प्रतिनिधिमंडल जमा हुए थे। लोढ़ा परिवार, लालवानी परिवार, ओसवाल परिवार, वे सभी अकेले रणवीर रायचंद द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि तीनों प्रमुख परिवारों के मुख्यालय भी उसी दिन जमींदोज कर दिए गए। इन 3 कुलीन परिवारों का प्रभाव किसी भी तरह से नवमंडल से कम नहीं है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, खासकर पश्चिमी दुनिया में। यह अविश्वसनीय है कि उनका सफाया किया जा सकता है।
इस घटना के बाद से पश्चिमी दुनिया में कभी शांति नहीं रही। इसके ठीक पीछे रुद्रधाम द्वारा शक देश को जमींदोज कर दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नया तूफान खड़ा हो गया। जब ये तूफान उठ रहे थे, वित्तीय दुनिया में भी कुछ ऐसा हो रहा था जो ध्यान खींच रहा था। दुनिया के प्रमुख बैंकों में से एक त्रिवेणी बैंक पहले एक वित्तीय संकट में फंसा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में स्थिति में एक बड़ा मोड़ आया है। त्रिवेणी बैंक ने अपना फंड वापस पा लिया और मामले की सच्चाई उजागर कर दी और संकट तेजी से पलट रहा है। जब रणवीर ने यह खबर देखी तो उसे पता था कि त्रिवेणी बैंक अब ठीक होना चाहिए, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। दूसरी ओर लीला त्रिवेदी ने खुद उसे फोन किया और मौजूदा स्थिति समझाई। उसने उसका आभार भी व्यक्त किया और उसे आमंत्रित किया कि जब भी उसके पास समय हो वह अनन्या को लेकर त्रिवेणी बैंक आए, और वादा किया कि वह उनकी अच्छी खातिरदारी करेगी। लीला त्रिवेदी को यह कहते हुए सुनकर कि वह ठीक है, रणवीर ने राहत की सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। यह मामला अब अस्थायी रूप से बंद है। रणवीर को तुरंत कुछ याद आया और उसने विक्रम को बुलाया। मालिक, क्या कोई आदेश है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। गांधार राष्ट्र से क्या ताज़ा खबर है? रणवीर ने पूछा। इन उथल पुथल के बीच गोयनका परिवार ने एक कुलपति और 2 युवा वारिसों को खो दिया और उनका प्रभाव लगभग पूरी तरह से दबा दिया गया। उसने इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देखी थी, इसलिए वह उत्सुक था और उसने इसके बारे में पूछताछ की। अध्याय 547 देश शुद्धि विद्या पर शोध। रुद्रधाम के प्रमुख को रिपोर्ट। स्वर्गद्वीप की लड़ाई के बाद से गांधार राष्ट्र से कोई खबर नहीं है। केवल गोयनका परिवार ने अपने सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और 3 दिनों तक खामोश रहा। उसके बाद हर कोई अपने काम पर ऐसे लग गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। गोयनका परिवार की एक बड़ी बेटी भी है जिसका नाम छाया गोयनका है। सुना है वह बहुत काबिल महिला है। वह सभी कंपनियों की जिम्मेदारी संभालती थी। ललित गोयनका की मौत के बाद उसे पारिवारिक व्यवसाय संभालना चाहिए था। उसने सबसे पहले जो काम किया वह था खबरों को रोकना। गांधार राष्ट्र की वेबसाइट पर आपको कोई भी इस पर चर्चा करते हुए नहीं दिखेगा। गोयनका परिवार में 2 युवा वारिसों और एक कबीले के नेता का नुकसान, साथ ही प्राचीन योद्धा गुरुकुल के कई शक्तिशाली लोगों का मारा जाना बिना किसी पूर्व चेतावनी के और जानबूझकर सूचना दबाने के कारण ये भी जुड़ा हुआ है। विक्रम ने विस्तार से रिपोर्ट दी। लगता है उनके पास कुछ चालें हैं। अगर उन्होंने जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत की तो मैं गोयनका परिवार को तुरंत मिटा दूंगा और खबरों को जल्दी से ब्लॉक कर दूंगा ताकि उनकी बदनामी ज्यादा न हो। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि वे खुद को संभाल रहे हैं, इसलिए उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे बस एक छोटा सा परिवार हैं, उन्हें दिल पर मत लो। जी, विक्रम ने सिर हिलाया। क्या अब भी राशि के बारे में कोई खबर नहीं है? रणवीर ने हमेशा की तरह पूछा। प्रमुख को रिपोर्ट नहीं। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अपराधबोध और पछतावा दिख रहा था। ज्यादा मत सोचो, बस तलाश जारी रखो। रणवीर ने विक्रम की पीठ थपथपाई। वह पहले बेचैन था, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई है। क्योंकि सुराग बहुत कम है। 6 साल से अधिक समय पहले गायब हुए किसी व्यक्ति को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। विक्रम और बाकी लोगों पर बोझ न डालने के लिए मैं बस तसल्ली के कुछ शब्द ही कह सकता था। राशि के अलावा रणवीर उस रायचंद मणि को लेकर भी चिंतित था जिसे उसके दादा काल सागर से वापस लाए थे। काल सागर को नष्ट करने के बाद उसे एक मणि मिली थी। जब तक उसे वह मणि नहीं मिल जाती जिसकी रक्षा मूल रूप से रायचंद परिवार करता था, वह राष्ट्रीय भाग्य चार्ट के ठिकाने का पता लगा सकता है। यह एक ऐसा खजाना है जिसकी लालसा पश्चिमी साधना लोग और यहाँ तक कि प्राचीन लोग भी करता है, और हमें इसे जल्द से जल्द हासिल करना होगा। हालांकि रणवीर ने विक्रम से एक सवाल पूछा। फिलहाल इस मणि के बारे में कोई सुराग नहीं है। वह बहुत उत्सुक था कि मणि कब गायब हुई थी। क्या इसे उस रहस्यमय व्यक्ति ने ले लिया था जो राशि को ले गया था? क्या रायचंद परिवार की घटना से पहले परिवार के सदस्यों द्वारा इसे कहीं और ले जाया गया था? मेरे पास बिल्कुल कोई सुराग नहीं है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। खैर, रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को अपनी जांच जारी रखने दो। देर सबेर हमें खबर मिल ही जाएगी। ओह, सही बात। रणवीर को अचानक कुछ याद आया। विक्रम, क्या तुम्हें नवनाग खंडहर के बारे में कोई और जानकारी मिली है? प्रमुख को रिपोर्ट। शक देश के नष्ट होने के बाद मैंने लोगों को संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था। हमें कुछ जिला रिकॉर्ड में केवल कुछ शब्द मिले जिसमें कहा गया था कि आर्यावर्त के पूर्वी सागर में एक ऐसी जगह है जहां 9 ड्रैगन अपने घोंसले में लौटते हैं। ये वह जगह है जहां प्राचीन दिव्य ड्रैगन रहते थे और उनके पास सभी प्रकार के खजाने थे। ऐतिहासिक रूप से कुछ मछुआरे नवनाग खंडहर गए केवल तूफानों में मारे जाने के लिए। किंवदंती है कि उन्होंने एक ड्रैगन को क्रोधित कर दिया और खुद पर आपदा ले आए। तब से नवनाग खंडहर और भी रहस्यमय हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया और अब बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। हालांकि नई सदी की शुरुआत के बाद से आर्यावर्त के पूर्वी सागर में जलस्तंभों के कई रिकॉर्ड मिले हैं।
मेरी जांच के अनुसार ये सभी जलस्तंभ नवनाग खंडहर के क्षेत्र के भीतर हुए। ये कहने के बाद विक्रम ने तुरंत एक आदेश दिया। जल्द ही रुद्रधाम के एक सदस्य ने कुछ जानकारी दी। वे सभी पहले से प्रिंट किए गए थे। एक नक्शा भी है जो नवनाग खंडहर के निर्देशांक को चिन्हित करता है। रणवीर ने उस पर एक नज़र डाली और कहा, लगता है कि नवनाग खंडहर वास्तव में कोई साधारण जगह नहीं है। जहां तक दिव्य ड्रैगन जैसी किंवदंतियों की बात है, रणवीर ने अतीत में उन पर कभी विश्वास नहीं किया होता, लेकिन अब वह हल्के में कोई भी निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र रक्षा दल में एक ड्रैगन को मारा था। यदि उसके पास पर्याप्त साधना अनुभव होता तो कौन यकीन से कह सकता है कि वह एक असली ड्रैगन में विकसित नहीं होता। नवनाग खंडहर पर कड़ी नजर रखो, हो सके तो सैटेलाइट निगरानी का उपयोग करो ताकि स्वर्ग संस्था के लोगों को कुछ भी गड़बड़ न लगे, रणवीर ने कहा। साथ ही सावधानी से जांच करो कि चीन में स्वर्ग संस्था का मुखबिर कौन है। याद रखना, उन्हें सतर्क मत करना। जी सर, विक्रम ने जवाब दिया। एक बार जब आप पुष्टि कर लें कि कोई अन्य निर्देश नहीं है तो तुरंत काम पर लग जाएं। रणवीर ने प्रतीक की जान बख्श दी। उसे अपने आदमियों को नवनाग खंडहर तक ले जाने की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य पर्दे के पीछे के गद्दार को बाहर निकालना था। देखते हैं कि कौन सी ताकतें या व्यक्ति स्वर्ग संस्था के साथ सहयोग करेंगे। विदेशियों के साथ मिलकर आर्यावर्त के खजानों को चुराना राजद्रोह से कम नहीं है। अगर ये गद्दार मिल गए तो उन्हें कीमत चुकानी होगी। रणवीर ने ठंडी सांस ली। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रणवीर अध्ययन कक्ष में गया और तुरंत अपनी जेब से एक प्राचीन स्क्रॉल निकाला। ऊपर लिखा है, देश शुद्धि विद्या, राष्ट्रीय भाग्य चार्ट के आधार पर पुरानी ताकतों द्वारा निकाले गए 7 प्रमुख तरीकों में से एक। मैंने पहले जो तरीके हासिल किए हैं उन सभी ने मुझे कुछ न कुछ लाभ पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है कि ये देश शुद्धि विद्या भी मुझे कुछ लाभ पहुंचाएगी। रणवीर ने मन ही मन सोचा और फिर चुपचाप इसका अध्ययन करने लगा। ... गांधार राष्ट्र की राजधानी के भीतर लुभावनी सुंदरता की एक जगह है। गांधार की राजधानी में जहां जमीन की कमी है, ऐसी जगह बेहद कीमती है, लेकिन यह एक मकबरे का स्थल है। उसी पल एक काली मर्सिडीज कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर रुकी और एक अंगरक्षक बाहर निकला और सम्मानपूर्वक कार का दरवाजा खोला। एक महिला काले लिबास में बाहर निकली। उसकी त्वचा गोरी थी और उसमें एक रईस हवा थी, जैसे किसी अमीर परिवार की युवती हो। महिला कब्रिस्तान पहुंची और कई कब्रों के सामने संजीदगी से खड़ी हो गई। पिताजी, मेरे दोनों भाई रुद्रधाम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं अभी उनका सामना सीधे नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मत करो, मैं इस रंजिश को हमेशा याद रखूंगी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि गांधार के गोयनका परिवार की सबसे बड़ी बेटी छाया गोयनका है और अब गोयनका परिवार की संपत्ति की वारिस है। ये गोयनका परिवार का निजी कब्रिस्तान है जहां गोयनका कबीले के सदस्यों को दफनाया गया है। मिस, एक बूढ़ा बटलर उसके पीछे आया और उसे फूलों का गुलदस्ता थमाया। छाया गोयनका ने कब्र के सामने फूल रखे और संजीदगी से सिर झुकाया। मिस, जब से रुद्रधाम ने शक देश को नष्ट किया है, ऐसा लगता है कि कोई और गतिविधि नहीं हुई है, पुराने दीवानजी ने रिपोर्ट दी। हाँ, छाया गोयनका ने राहत की गहरी सांस ली। ये साबित करता है कि मेरी रणनीति सही थी। जब तक हम रुद्रधाम को क्रोधित नहीं करते, वे हमारे जैसे छोटे परिवार को गंभीरता से नहीं लेंगे। ये सब कहने के बाद वह खुद पर ही व्यंग्य करते हुए हंसी। हमारा प्रतिष्ठित नंबर 1 परिवार गांधार राष्ट्र में रुद्रधाम के सामने वास्तव में इतना कमजोर है। उसकी नज़र अचानक बर्फीली हो गई। कोई बात नहीं, अब से हमें बस विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। रुद्रधाम, रणवीर रायचंद, तुम चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, मैं छाया गोयनका तुम्हें अपने पैरों तले जरूर रौंद दूंगी। बूढ़े बटलर और अंगरक्षक को अचानक अपने दिलों में एक झटका महसूस हुआ। ये पहली बार है जब मैंने मालकिन से ऐसी ठंडक निकलती महसूस की है। ... दिल्ली। रणवीर ने पूरा दिन अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन करते हुए बिताया और अंत में तकनीक में महारत हासिल कर ली। यह विधि, जैसा कि नाम से पता चलता है, इस बात पर केंद्रित है कि भौतिक शरीर को कैसे तपाया जाए। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका एक हिस्सा बाहरी ताकतों के माध्यम से है कि कोई भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करता है। उदाहरण के लिए, अपने शरीर को मैग्मा में तपाना, झरने के नीचे अपने शरीर पर पानी की शक्ति का उपयोग करना या रेगिस्तान में अकेले अभ्यास करना। संक्षेप में, कठोर वातावरण में अपने कौशल को निखारकर सबसे मजबूत काया गढ़ी जाती है। अध्याय 548, शक्ति में 1/3 वृद्धि। एक और तरीका है प्राण शक्ति का उपयोग करना। तपाने की विधि का पालन करते हुए इसे एक तांबे के हथौड़े में बदलना, लगातार आंतरिक अंगों और हड्डियों को तपाना, जब तक कि शरीर का हर हिस्सा प्राण शक्ति के तपन के तहत अविश्वसनीय रूप से लचीला न हो जाए। यह एक ऐसी तकनीक है जो आंतरिक साधना पर केंद्रित है, जो बाहरी साधना तकनीकों से पूरी तरह अलग है, जो भौतिक शरीर को तपाने के लिए कठोर वातावरण का उपयोग करती हैं।
एक बार जब यह अपने चरम पर पहुंच जाती है तो शरीर की ऊर्जा और रक्त बेहद जोरदार हो जाते हैं। उसी स्तर पर उसने जो शक्ति छोड़ी वह उसके प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक थी। उसी विधि का उपयोग करने पर भी इसकी विनाशकारी शक्ति और भी अधिक है। ये शरीर की क्षमता को भी उजागर कर सकता है और कई अज्ञात लाभ ला सकता है। जहां तक बात है कि क्या लाभ मिलेंगे, ये प्रत्येक योद्धा पर निर्भर करता है। दुनिया के लगभग 1000 करोड़ लोगों में कोई भी 2 लोग वास्तव में एक जैसे नहीं होते जब वे युद्ध कला के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए कोई इस देश शुद्धि विद्या को किस हद तक साध सकता है, ये पूरी तरह से साधक पर निर्भर करता है। ये तरीका बुरा नहीं है। रणवीर संतुष्ट था। उदाहरण के लिए ठाकुर मठ से प्राप्त जादू टोना तकनीकें मुख्य रूप से जादू टोना को निखारने पर केंद्रित हैं, जिसकी रणवीर को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहां केवल एक पूर्वज चुड़ैल स्वर्ण शरीर था और उसके संशोधित करने के बाद ही नवनाग स्वर्ण शरीर बनाया गया था। सांस लेने की तकनीक जो सीनियर गायत्री देवी ने मुझे दी थी वह भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस विधि को प्रभावी होने के लिए लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। थोड़े समय में किसी की युद्ध कला को सुधारने में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनंत अंधेरा से मुझे जो स्थानिक तकनीकें मिली वे उपयोगी हैं, लेकिन वे मेरी साधना के रास्ते पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती। देह शुद्धि विद्या वास्तव में मेरे लिए बहुत उपयोगी है। थोड़ी देर विचार करने के बाद रणवीर को लगा कि फिलहाल साधना के लिए रेगिस्तान या झरना ढूंढना असंभव है। इस बाहरी साधना तकनीक के लिए एकांत की एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है, जो अभी उपयुक्त नहीं है। चलो आंतरिक साधना तकनीकों से शुरुआत करते हैं। यह मेरी श्वास तकनीकों के साथ संयोजन के लिए एकदम सही होगा, जो मुझे अपने शरीर को तपाने के लिए बहुत सारी प्राण ऊर्जा देगा। रणवीर ने फैसला किया और तुरंत साधना शुरू कर दी। लगातार 3 दिनों तक रणवीर अपने अध्ययन कक्ष से नहीं निकला। अनन्या ने उसे परेशान नहीं किया। कंपनी अब बहुत स्थिर रूप से विकसित हो रही है और उसे केवल कभी कभार जाने की जरूरत होती है। रूही को साथ ले जाने से कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मैं अपना अधिकांश समय रूही को बाहर घुमाने में बिताती हूँ। ... ठीक इसी दिन अनन्या रूही को बाहर से वापस लाए। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। इतनी शक्तिशाली आभा। उसने निर्णायक रूप से अध्ययन कक्ष की ओर देखा, जहां उसने देखा कि सारी ऊर्जा वहीं से निकल रही थी। क्या रणवीर ने सफलता पा ली है? उसने खुशी से सोचा। अध्ययन कक्ष में रणवीर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक ही पल में गड़गड़ाहट। उसके शरीर के भीतर से बादलों जैसी गरजने की आवाजें निकलीं, जैसे 10,000 जानवर भगदड़ मचा रहे हों। वह 5 आंतरिक अंगों और हजारों नसों से निकलने वाली शक्ति थी, जो इतनी मजबूत थी कि तुरंत बाहर निकल गई, जिससे एक शक्ति विस्फोट हुआ। एक ही पल में उसके शरीर से असीम ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसकी मांसपेशियां जैसे किसी ब्लोअर से फुलाई गई हों, सब फूल गईं। अपार शक्ति उसकी त्वचा पर प्रकाश की एक सुनहरी परत में बदल गई, यहाँ तक कि एक दृश्यमान ऊर्जा चक्र भी बना लिया जिसमें भयानक विनाशकारी शक्ति थी जो बाहर की ओर उमड़ रही थी। कड़क। जैसे ही यह बुकशेल्फ से टकराया, बुकशेल्फ से एक करारी आवाज आई और वह टूट गया। इतना शक्तिशाली! रणवीर आश्चर्य से चिल्लाया और अपनी आभा को जल्दी से वापस ले लिया। मेरी ताकत कम से कम 1/3 बढ़ गई है, रणवीर ने खुशी से कहा। इस 1/3 को कम मत समझो। उसकी वर्तमान शिखर स्थिति को देखते हुए शक्ति में इस 1/3 की वृद्धि जब विनाशकारी बल में परिवर्तित होती है तो भयानक होगी। मुझे आश्चर्य है कि अब जब मैं अष्टदिशा विलोम मुक्का का उपयोग करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, रणवीर ने उम्मीद से सोचा। तभी बाहरी दुनिया पर ध्यान गया। सुन! एक तेज हरकत के साथ वह खिड़की से बाहर उड़ गया और एक पल में आंगन में उतर गया। वाह, पापा कितने हैंडसम हैं! रूही प्रशंसा के साथ चिल्लाई। उसकी बड़ी काली और चमकदार आंखें अनगिनत छोटे सितारों के साथ चमक रही थीं। रणवीर, क्या तुमने सफलता पा ली है? मुझे तुम्हारी आभा बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन अभी कमरे में गड़गड़ाहट की आवाज थी। क्या हुआ? अनन्या ने जल्दी से पूछा। साथ ही वह रणवीर के शरीर को स्कैन करती रही ताकि जांच सके कि वह ठीक है या नहीं। मैं ठीक हूँ। वह गड़गड़ाहट अभी मेरे शरीर के भीतर से आई थी। यह एक देह शुद्धि विद्या है जो मुझे नवमंडल से मिली थी, जो मेरी साधना के लिए बहुत उपयुक्त है, रणवीर ने मुस्कान के साथ समझाया। हालांकि मैं अभी भी सफलता से कुछ दूर हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी का साधना स्तर जितना ऊंचा होता है उसे तोड़ना उतना ही कठिन हो जाता है। कोई बात नहीं, लगे रहो। मुझे विश्वास है कि अपनी ताकत के साथ तुम जल्द ही सर्वोच्च शिखर स्तर तक पहुंच जाओगे, अनन्या ने प्रोत्साहित किया। मेरी पत्नी का साथ होना ही मेरे लिए काफी है। रणवीर ने उसके माथे को चूमा। उसने तुरंत रूही को गोद में उठाया और पूछा, पापा को बताओ मम्मी तुम्हें पिछले कुछ दिनों में कहाँ ले गईं? मैं इतनी सारी जगहों पर गई, रूही ने कहा बिना रुके बात करते हुए। लिविंग रूम के अंदर रणवीर द्वारा रूही के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद अनन्या ने अचानक कहा, वैसे रणवीर, कंपनी अब काफी अच्छा कर रही है। क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है?
क्या कोई गड़बड़ है? रणवीर ने पूछा। इस वजह से मैंने पिछले कुछ दिनों में शांत होकर सोचा है। मैं जो इतनी सारी गलतियां करती रहती थी उसका कारण ये था कि मेरे पास अनुभव की कमी थी। इसलिए मैं और जानने के लिए एक बिजनेस स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लेने की योजना बना रही हूँ, अनन्या ने कहा। ये तो छोटी सी बात है, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो, रणवीर ने कहा। हालांकि मैं जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन कर रही हूँ वह नील यूनिवर्सिटी में है, जो चंद्रनगर में है, और यह 1 महीने तक चलता है, इसलिए मुझे विदेश जाना होगा। इसका मतलब है कि मुझे तुमसे अलग रहना होगा, अनन्या ने मुश्किल से कहा। ये तो सिर दर्द है, रूही और मैं तुम्हें 1 महीने तक नहीं देख पाएंगे, रणवीर ने अफसोस के साथ कहा। लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो तुम कब जाना चाहोगी? सबसे जल्दी यह अगले महीने होगा। अभी भी लगभग 20 दिन बाकी हैं, तो जल्दी क्या है? शायद रूही और मैं भी समय मिलने पर तुम्हारे साथ चलें। नील यूनिवर्सिटी चंद्र साम्राज्य में है और ये त्रिवेणी बैंक के मुख्यालय से दूर नहीं है। लीला त्रिवेदी ने पिछली बार हमें आमंत्रित करने के लिए फोन किया था, तो हम वहां रहते हुए कुछ मजे कर सकते हैं, रणवीर ने कहा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अनन्या ये सुनकर बहुत खुश हुई कि रणवीर उसके साथ जा सकता है। अभी ज्यादा उत्साहित मत हो, ये सिर्फ एक अस्थायी योजना है और अगर कुछ सामने आता है तो चीजें बदल सकती हैं, रणवीर ने मुस्कान के साथ कहा। तुम हमेशा मूड खराब कर देते हो, अनन्या ने अपनी आंखें घुमाई। रणवीर बस हंस दिया। अनन्या के साथ कुछ समय बिताने के बाद मैंने थोड़ी देर विचार किया। रणवीर ने विक्रम को बुलाया। नवनाग खंडहर में कैसा चल रहा है? यही वह चीज है जिसकी उसे अभी सबसे ज्यादा परवाह है। कई दिन बीत चुके हैं और प्रतीक द्वारा उसे ऑपरेशन के बारे में बताए जाने के बाद से केवल 1 सप्ताह बचा है। प्रमुख को रिपोर्ट, हम उस समुद्री क्षेत्र की वास्तविक समय में निगरानी के लिए उपग्रहों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी गतिविधि का पता नहीं चला है। नवनाग खंडहर आर्यावर्त के अधिकार क्षेत्र में है। ये ऑपरेशन स्वाभाविक रूप से संवेदनशील है और अनुमान है कि गुप्ता डायनेस्टी तब तक बड़ा हंगामा नहीं करेगी जब तक कि ऑपरेशन शुरू नहीं हो जाता, रणवीर ने विश्लेषण किया। क्या उन्हें चीन में स्वर्ग संस्था का मुखबिर नहीं मिला? नहीं, एक भी सुराग नहीं। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। लगता है वे वास्तव में बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कौन हैं? रणवीर ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं। ठीक है, तुम अब जा सकते हो, रणवीर ने कहा। ठीक है, विक्रम ने मुट्ठी बांधकर सलाम किया, मुड़ा और जाने लगा। लेकिन बाहर जाने के कुछ ही देर बाद वह वापस मुड़ा। मालिक, एक पुरानी जान पहचान वाली आपसे मिलना चाहती है। अध्याय 549, 5 पंथ और 7 संप्रदाय की शक्ति। एक पुरानी जान पहचान। रणवीर हैरान था। फिर वह विक्रम के पीछे बाहर गया। आने वाली कोई और नहीं बल्कि पवित्र आश्रम की शिष्य छवि लूथरा थी। रणवीर भाई, छवि ने स्नेह से पुकारा। छवि, तुम अचानक क्यों आए हो? और तुम बिल्कुल अकेली क्यों हो? तुम्हारे सीनियर समीर नारंग कहाँ हैं? रणवीर ने उलझन में पूछा। रणवीर भाई, मैंने आपको गुरुजी के आदेश पर पवित्र आश्रम में आमंत्रित किया है, लेकिन मेरे सीनियर को कुछ काम है और वे नहीं आ सकते। छवि का लहजा कुछ हड़बड़ी वाला था। तुम्हारे गुरुजी को मुझसे क्या काम है? रणवीर ने पूछा। छवि की चिंतित नजर देखकर उसने अंदाजा लगाया कि शायद कुछ बुरा हुआ है। 5 पंथ और 7 संप्रदाय की ताकतें हमारे पवित्र आश्रम में बहुत सख्त रवैये के साथ आईं, जिद कर रही थीं कि हमारे गुरुजी आपको आने का आदेश दें, ये कहते हुए कि यह किसी महत्वपूर्ण मामले के लिए है और आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता है, छवि ने हड़बड़ी में कहा। रणवीर पूरी तरह से भ्रमित था। 5 पंथ और 7 संप्रदाय पवित्र आश्रम क्यों गए और फिर पवित्र आश्रम से उसे क्यों बुलाया? वे सीधे उसके पास क्यों नहीं आए? इसके अलावा उसका 5 पंथ और 7 संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, सिवाय ठाकुर मठ को नष्ट करने के। क्या ये ठाकुर मठ के लिए हो सकता है? रणवीर ने तुरंत पूछा। मुझे भी नहीं पता। मेरे गुरुजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस मुझसे कहा कि मुझे आपको बुलाना है, छवि ने समझाया, पूरी तरह से हैरान और किसी भी बात से अनजान। हालांकि उसके चिंतित चेहरे को देखते हुए चीजें शायद सरल नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रणवीर ने कहा। उसने तुरंत अनन्या को सूचित किया। अनन्या, मुझे पवित्र आश्रम जाना होगा। लगता है कि 5 पंथ और 7 संप्रदाय के लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। 5 पंथ और 7 संप्रदाय? अनन्या भी हैरान दिखी। उन्हें तुमसे क्या काम है? मुझे नहीं पता, वहां पहुंचने पर पता चलेगा, रणवीर ने कहा। क्या कोई खतरा नहीं होगा? तुम्हें अपने साथ और लोगों को ले जाना चाहिए। अनन्या को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। इतना खतरा नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में कोई खतरा होता तो पवित्र आश्रम के डीन कुलपति मुरारी ने मुझे जाने नहीं दिया होता, रणवीर ने उसे तसल्ली दी, अनन्या को चूमा और फिर जल्दी से निकल गया। विक्रम, मेरे साथ आओ। वह केवल विक्रम को लाया। इसके अलावा न तो रुद्रधाम और न ही छाया संप्रदाय अपने साथ किसी को लाए। आर्यावर्त के भीतर रणवीर को भरोसा था कि वह किसी से नहीं डरता।
इसके अलावा ये सिर्फ 5 पंथ और 7 संप्रदाय हैं, ठाकुर मठ के समान स्तर का अस्तित्व। अगर लड़ाई वास्तव में छिड़ जाती है तो बस उनका सफाया कर दो। कुछ ही पलों बाद एक हेलीकॉप्टर सीधे पवित्र आश्रम की ओर बढ़ा। पायलट रुद्रधाम का सदस्य था और विक्रम उसके बगल में बैठा था। पिछली पंक्ति में रणवीर और छवि हैं। रास्ते में रणवीर ने छवि से और जानकारी मांगी, फिर उसने मामले को और स्पष्ट रूप से समझाया। वे 5 पंथ और 7 संप्रदाय जो पवित्र आश्रम गए थे, वे हैं रहस्य द्वार, योद्धा द्वार, शुद्ध सूर्य संप्रदाय, मिश्र मूल संप्रदाय, सत्य योद्धा संप्रदाय। 5 पंथों में से 2 और 7 संप्रदायों में से 3 पहुंचे, कुल मिलाकर 5 प्रमुख ताकतें। क्या शानदार जमावड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि छवि इतनी जल्दी में थी। वे बिना कारण बताए पवित्र आश्रम चले गए। रणवीर ने पूछना जारी रखा, नहीं, ये लोग भारी उपस्थिति के साथ पहुंचे और तुरंत हमारे डीन के साथ मुख्य हॉल में बंद कमरे की बैठक के लिए चले गए। उस समय के दौरान सीनियर समीर और मुझे अंदर जाने और सभी के लिए चाय डालने का आदेश दिया गया था। हमने पाया कि सभी के चेहरे बहुत गंभीर थे और बुरी तरह से दबे हुए थे। खैर, हमारे वहां रहते हुए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। हमारे बाहर आने के कुछ ही समय बाद गुरुजी ने मुझे आपको खोजने के लिए कहा और सीनियर समीर को अकेले मदद करने के लिए छोड़ दिया। छवि ने विस्तार से समझाया। कितनी अजीब बात है, 5 बड़ी ताकतें एक साथ आई हैं और उन्होंने मुझे खोजने के लिए पवित्र आश्रम को भी भेजा। ये किस बारे में हो सकता है? रणवीर ने अनुमान लगाया कि यह कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, अन्यथा वे लोग इतने गंभीर नहीं दिखते। कोई बात नहीं, वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा, रणवीर ने मन ही मन सोचा। ... 1 घंटे से अधिक समय बाद हेलीकॉप्टर पवित्र आश्रम में उतरा। रणवीर, छवि और विक्रम तुरंत केबिन से बाहर निकले। प्रमुख रणवीर, समीर नारंग ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। प्रणाम प्रमुख रणवीर। कई अन्य शिष्यों ने भी हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, बहुत सम्मान दिखाते हुए। कैसा चल रहा है? क्या वे अभी भी अंदर गुप्त बात कर रहे हैं? रणवीर ने पूछा। हाँ, वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं और उनकी तीखी बहस भी हुई जो मैंने बाहर से सुनी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, समीर ने कहा। मुझे वहां ले चलो, रणवीर ने कहा। ठीक है, समीर ने सिर हिलाया और तुरंत रास्ता दिखाया। जल्द ही मुख्य हॉल के सामने पहुंच गया। तुरंत दरवाजे पर एक तांबे की घंटी बजाई गई। डीन, प्रमुख रणवीर आ गए हैं। धड़ाम, उस पल धातु का गेट जोर से खुला। रणवीर ने फिर मुख्य हॉल में कदम रखा। तुरंत एक शक्तिशाली आभा फैल गई, पूरे हॉल में छा गई। सुन सुन सुन। एक ही पल में दर्जनों नजरें दरवाजे की ओर घूम गईं। रहस्य द्वार, योद्धा द्वार, शुद्ध सूर्य संप्रदाय, मिश्र मूल संप्रदाय, सत्य योद्धा संप्रदाय, सभी 5 प्रमुख ताकतें रणवीर पर केंद्रित थीं। रणवीर ने उन लोगों के समूह पर ठंडी नजर डाली। उसकी तेज तलवार जैसी नजर ने इन लोगों को कुछ असहज महसूस कराया जब उनकी नजरें मिलीं। इतनी शक्तिशाली आभा, मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा को काट दिया गया हो। कुछ बुजुर्ग गुप्त रूप से हैरान थे। रणवीर को इन लोगों की आंखों में ठंडक महसूस हुई। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि पवित्र आश्रम के माध्यम से उससे संपर्क करके ये लोग किसी अच्छे इरादे से उसे नहीं ढूंढ रहे थे। प्रमुख रणवीर, आप आ गए। पवित्र आश्रम के डीन कुलपति मुरारी जल्दी से हॉल के अंत से नीचे चले आए ताकि व्यक्तिगत रूप से रणवीर का स्वागत कर सकें। प्रणाम डीन, रणवीर ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। भले ही उसका साधना स्तर कुलपति मुरारी से ऊंचा था, फिर भी वह उनका बहुत सम्मान करता था। आखिरकार पवित्र आश्रम को आर्यावर्त के भीतर एक नेक ताकत माना जाता है। इन वर्षों में राष्ट्रीय भाग्य चार्ट और 7 महान विधियों को विदेशी जातियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपको यहाँ क्या लाया है, सीनियर, रणवीर ने पूछा। कुलपति मुरारी एक पल के लिए रुके, शायद समझ नहीं पा रहे थे कि शुरुआत कैसे करें। कुलपति मुरारी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा। अचानक एक तेज आवाज गूंजी और कुर्सी पर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत बोला, रणवीर रायचंद, तुम जानते हो कि प्राचीन लोक और बाहरी दुनिया के बीच एक समझौता है, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर प्राचीन लोक के लोगों को उकसाया। ये जानबूझकर समझौते का उल्लंघन है, जिससे आर्यावर्त के लिए संकट पैदा हो गया है। आज 5 प्रमुख ताकतें तुमसे जवाब मांगने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई हैं। ये सुनकर रणवीर की आंखों में तुरंत आश्चर्य का भाव आ गया। 5 प्रमुख ताकतें यहाँ इकट्ठा हुई हैं, वह भी इसी कारण से। हालांकि उसने तुरंत उपहास किया, तुम्हें यह भी नहीं पता कि प्राचीन लोक ने मुझे उकसाया था या मैंने प्राचीन लोक को, फिर भी तुम मुझसे स्पष्टीकरण मांगने मेरे पास आए हो। मैं पूछ सकता हूँ, जनाब, तुम खुद को समझते क्या हो? बूम! अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बड़े हाथ से जोर से नीचे दबाया और उसके नीचे की कुर्सी तुरंत चकनाचूर हो गई। घमंडी, मैं जोरावर सिंह हूँ, सत्य योद्धा संप्रदाय का प्रमुख। तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने का हक किसने दिया? सत्य योद्धा संप्रदाय का जोरावर सिंह। माफ करना, मैंने कभी नाम नहीं सुना।
अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी जगह पर ही रहो। रणवीर ने जोर से चिल्लाया। एक भारी आभा बाहर निकली, ज्वार की तरह जोरावर सिंह पर टूट पड़ी। बूम! जोरावर सिंह के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया, जैसे कोई पहाड़ उस पर गिर रहा हो, और उसके पैर कांपने लगे। धड़ाम! वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गया और दीवार से जोर से टकराया, जिससे चूने की धूल हर जगह उड़ गई। अध्याय 550 जबरदस्ती का आरोप। जोरावर सिंह दर्द से कराह उठा। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां बिखरने वाली हैं। हे भगवान, इसने वास्तव में संप्रदाय प्रमुख जोरावर को उड़ा दिया। वहां मौजूद हर कोई आश्चर्य से हौंफने लगा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रणवीर इतना शक्तिशाली होगा। बिना एक उंगली उठाए उसने बस अपनी आभा छोड़ी और जोरावर सिंह को उड़ा दिया। सत्य योद्धा संप्रदाय के प्रमुख के रूप में जोरावर सिंह की ताकत पहले ही शक्ति ब्रह्म स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुकी है। रणवीर के सामने वे पूरी तरह से असहाय थे, लेकिन जल्द ही वे सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और ठंडी नजरों से रणवीर को घूरने लगे। रणवीर रायचंद, तुम बहुत घमंडी हो। जो कोई भी असहमत है वह आगे आ सकता है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे मर जाएं। रणवीर की ठंडी नजरें भीड़ पर घूम गईं और उसके शरीर से एक भयानक जानलेवा इरादा फूट पड़ा। चूंकि ये लोग उससे सवाल करने आए हैं, इसलिए कहने के लिए और कुछ नहीं है। कमजोरी का कोई भी संकेत अपनी प्रतिष्ठा को कम करता है। एक ही ठंडी फटकार ने वहां मौजूद सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। एक पल के लिए किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। छोकरे, तुम्हारी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जोरावर सिंह अचानक गरजा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रणवीर की आंखें तेज हो गईं। मैंने अभी उसे सबक सिखाया और वह अभी भी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो मैं उसे मार डालूंगा। बस करो। तभी कुलपति मुरारी अचानक चिल्लाए। सुन! वह तेजी से आगे बढ़े और तुरंत जोरावर सिंह को रोक दिया। इसका क्या मतलब है? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते, इसीलिए तुमने मुझसे रणवीर रायचंद को आमंत्रित करने के लिए कहा, और तुम सहमत थे कि अगर वह सब कुछ स्पष्ट कर दे और खुद जिम्मेदारी ले ले तो यह मामला खत्म हो जाएगा। अचानक ये बदलाव क्यों? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? कुलपति मुरारी ने गुस्से में पूछा। हम डीन मुरारी, अगर हमने ऐसा नहीं कहा होता तो क्या तुम रणवीर रायचंद को यहाँ बुलाते? पवित्र आश्रम के डीन और आर्यावर्त महासंघ के मानद नेता के रूप में किसी को बचाने का तुम्हारा ये खुला कृत्य वास्तव में थोड़ा अनुचित है ना? जोरावर सिंह ने सवाल किया। संप्रदाय प्रमुख जोरावर सही कह रहे हैं। अपनी शुरुआत के बाद से आर्यावर्त महासंघ ने आर्यावर्त में साधना ताकतों के हितों को प्राथमिकता दी है। साधारण सदस्यों के रूप में भी हम आर्यावर्त में साधना ताकतों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी आप गठबंधन नेता के रूप में रणवीर रायचंद के प्रति इतने पक्षपाती हैं। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। डीन मुरारी, जब हमने आपको गठबंधन नेता के रूप में चुना तो इसलिए क्योंकि हम आपकी निस्वार्थता में विश्वास करते थे, लेकिन आप रणवीर रायचंद की खातिर हमारे आर्यावर्त की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं करते। वहां मौजूद अन्य 4 प्रमुख ताकतों के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया, सबसे पहले बोलने की होड़ में। ठीक है, लगता है तुम लोग पूरी योजना बनाकर यहाँ आए थे, मुझे भी मात दे दी। गुस्से से कुलपति मुरारी का चेहरा पीला पड़ गया। सीनियर, आखिर चल क्या रहा है? रणवीर ने पूछा। मैंने उनकी बातचीत से कुछ सुराग बटोरे, लेकिन मुझे अभी भी उन्हें और अच्छी तरह समझने की जरूरत है। प्राचीन लोक द्वारा बाहरी दुनिया के साथ गैर हस्तक्षेप संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आर्यावर्त ने प्राचीन लोक और सभी घरेलू ताकतों और साधकों के बीच सभी घर्षणों को संभालने के लिए आर्यावर्त महासंघ की स्थापना की। ये प्राचीन लोक की पवित्र नगरी के बराबर है। मुझे कुछ साल पहले गठबंधन नेता चुना गया था। कुलपति मुरारी ने पहले आर्यावर्त महासंघ की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो ये बात है। रणवीर ने सिर हिलाया। बस आज ही 5 पंथ और 7 संप्रदायों की ताकतें रहस्य द्वार, योद्धा द्वार, शुद्ध सूर्य संप्रदाय, मिश्र मूल संप्रदाय और सत्य योद्धा संप्रदाय सीधे शिकायत दर्ज कराने के लिए पवित्र आश्रम आई हैं। तुमने प्राचीन लोक की ताकतों को उकसाया है, इसलिए मुझे गठबंधन नेता को खड़े होना होगा और तुम्हें सजा देनी होगी। मैंने उनसे बहुत देर तक बहस की, ये कहते हुए कि प्राचीन लोक ने तुम्हें उकसाया था। अंत में वे मान गए और कहा कि जब तक तुम आकर समझाते हो और पुष्टि करते हो कि यह प्राचीन लोक ही था जिसने तुम्हें उकसाया था, तब तक ठीक रहेगा। अन्यथा वे तुम्हें खोजने के लिए खुद पूर्व देश जाएंगे। मुझे चिंता है कि अगर वे वास्तव में जल्दबाजी में पूर्व देश जाते हैं तो कोई संघर्ष छिड़ सकता है, इसलिए मैंने छवि को तुम्हें तुरंत बुलाने के लिए भेजा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अपनी बात से मुकर जाएंगे और मुझसे जो वादा किया था उससे बिल्कुल अलग काम करेंगे। कुलपति मुरारी ने ठंडे स्वर में कहा। इस पल रणवीर तुरंत सब कुछ समझ गया और उसके चेहरे पर भी गुस्सा दिखाई दिया। तुम लोग वास्तव में नीच हो। तुम डीन मुरारी के खिलाफ साजिश करने के लिए पूर्व देश जाना चाहते हो।
मुझे डर है कि तुम वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करोगे, क्योंकि पूर्व देश मेरा गढ़ है। अगर तुम वहां जल्दबाजी में गए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। उसने डीन मुरारी से भी झूठ बोला, ये कहते हुए कि वह मुझे बस समझाना चाहता है, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वह गठबंधन नेता को भी धोखा देने की हिम्मत करता है, तो तुम्हें उससे सवाल करने का क्या अधिकार है? वहां मौजूद 5 प्रमुख ताकतों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। रणवीर की बातें तीर की तरह चुभीं। बकवास, एक बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से में चिल्लाया। वह रहस्य द्वार का संप्रदाय प्रमुख जयेश यादव था। गठबंधन नेता मुरारी साफ तौर पर तुम्हें बचाना चाहते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं कहा होता तो वे तुम्हें यहाँ क्यों बुलाते? जहां तक तुम्हें खोजने के लिए सीधे पूर्व देश न जाने की बात है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम निर्दोष लोगों को शामिल नहीं करना चाहते। सब कुछ धर्म संघ नेता के सामने सुलझाया जाना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम 3 साल के बच्चे हैं? कुलपति मुरारी ने ठंडे स्वर में कहा। डीन मुरारी, शांत हो जाए, मैं इसे संभाल लूंगा। रणवीर ने इशारा किया, फिर जयेश यादव को घूरते हुए पूछा, तुमने कहा कि सब कुछ गठबंधन नेता के सामने सुलझाया जाना चाहिए। आखिर वे मामले क्या हैं? क्या इसमें कोई सवाल भी है? तुमने प्राचीन लोक के लोगों को उकसाया है और अनुबंध तोड़ा है। इससे आर्यावर्त पर आपदा आएगी। मैं पूछ सकता हूं कि मैंने प्राचीन लोक के लोगों को कब नाराज किया? रणवीर ने पूछा। इंद्रप्रस्थ में प्राचीन लोक पवित्र नगरी के बुजुर्ग का तुम्हारा विनाश पहले ही पूरी साधना दुनिया में फैल चुका है। जयेश यादव ने ठंडे स्वर में कहा। मूर्ख, रणवीर जोर से हंसा। तुम्हारी मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? जयेश यादव की आंखें तेज हो गईं। उसकी पुतलियों में एक जानलेवा चमक कौंध गई। मैंने इंद्रप्रस्थ में पवित्र नगरी के बुजुर्ग को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि वह राष्ट्र रक्षा दल के लिए खड़ा था। क्या तुम जानते हो कि राष्ट्र रक्षा दल ने क्या किया है? एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में जो युगों से चली आ रही है, उन्होंने दरबार में राजकुमारों के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश रची। मैंने उन्हें सीधे उजागर किया तो स्वाभाविक रूप से उन्हें खत्म करना ही था। पवित्र नगरी के बुजुर्ग, तुमने दुष्टों की मदद की और उन्हें उकसाया। तुम मरने के लायक हो। तुम ये भी नहीं जानते, फिर भी तुम मुझसे मेरे अपराधों के बारे में सवाल करने की हिम्मत करते हो। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? रणवीर ने दृढ़ता से कहा। जयेश यादव के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। ये सब तुम्हारे एक तरफा बयान हैं और इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। क्या मजाक है? ये सच में हुआ था। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो जाकर इंद्रप्रस्थ में पूछो। अगर वह काम नहीं करता है तो ऑनलाइन खबरें देखो। इतने बड़े मूर्ख मत बनो। इसके अलावा प्राचीन लोक के साथ संबंधों को बनाए रखने में इंद्रप्रस्थ की भी राय है। यहाँ तक कि सम्राट ने भी मुझे दंडित नहीं किया है, तो तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या अधिकार है? रणवीर ने सवाल किया। फिर भी तुम्हें प्राचीन लोक के लोगों को मारने से पहले हमें रिपोर्ट करनी चाहिए थी, अन्यथा तुम आर्यावर्त महासंघ के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। जयेश यादव ने फटकार लगाए। बिल्कुल, अगर तुम उन्हें बिना कोई पूर्व सूचना दिए प्राचीन लोक के लोगों को मारने जाते हो और कुछ गलत हो जाता है तो क्या होगा? भले ही इंद्रप्रस्थ के पास आवाज हो, ये केवल सर्वोच्च सरकार की सीट है। ये साधना दुनिया की विभिन्न रंजिशों में कुछ भी हल नहीं कर सकता। कुछ चीजें अभी भी हमारे निर्णय पर निर्भर हैं। जयेश यादव के अलावा अन्य संप्रदाय प्रमुखों ने भी बोलना शुरू कर दिया, एक साथ रणवीर से सवाल करते हुए। यह अनुचित है। रणवीर ने मन ही मन उपहास किया। वह पूरी तरह से समझ गया है कि ये लोग उसे निशाना बना रहे हैं। वे जबरदस्ती उस पर कुछ अपराध मढ़ रहे हैं। उस स्थिति में अब और स्पष्टीकरण देने से कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर उसने अचानक पूछा, तुम जो कह रहे हो उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? इस भाग को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि रणवीर की सबसे बड़ी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर चल रही है। दुश्मन अब सिर्फ सामने खड़ा नहीं है, वह नियमों, समझौतों और नैतिकता की आड़ में बोल रहा है। मुझे यह टकराव बेहद दिलचस्प लगा कि जहाँ रणवीर शुद्ध शक्ति और सीधे न्याय में विश्वास करता है, वहीं दूसरी तरफ लोग व्यवस्था के नाम पर डर और राजनीति को हथियार बना रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे जैसे रणवीर मजबूत होता जा रहा है, दुनिया उसे रोकने के लिए नए नए बहाने गढ़ रही है। अब सवाल ताकत का नहीं, सीमा का है। क्या सच में हर सही काम को अनुमति की ज़रूरत होती है? आपको क्या लगता है, रणवीर झुकेगा या इस पूरी व्यवस्था को ही तोड़ देगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।